हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी क्लास 11 चैप्टर 6 भू आकृतियाँ तथा उनका विकास। अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भू आकृतियाँ तथा उनका विकास। पृथ्वी के धरातल का निर्माण करने वाले पदार्थों पर अपक्षय की प्रक्रिया के पश्चात भू आकृतिक कारक जैसे प्रवाहित जल, भूमिगत जल, वायु, हिमनद तथा तरंग अपर्दन करते हैं। जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा था अपक्षय और अपर्दन। तो जब अपक्षय हो जाता है, मतलब बड़े बड़े चट्टान टूट जाते हैं, उसके बाद क्या होता है ना कि भू आकृतिक कारक जो कि उसको आकृति देने में कौन कौन से कारक जो है वो भूमिका निभाते हैं, जैसे प्रवाहित बहते हुए जल, भूमिगत जल, वायु, हिमनद तथा तरंग कैसे भूमिका निभाते हैं इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसके पहले भी हमने पढ़ चुका है, ठीक है। तो अगर आप पहले की क्लासेस देखिए है तो आप आसानी से समझ सकते हैं, नहीं तो आज हम और भी विस्तार से जानेंगे। आप यह जानते ही हैं कि अपर्दन धरातलीय स्वरूप को बदल देता है, ठीक है। निक्षेपण प्रक्रिया जो है अपर्दन प्रक्रिया का परिणाम है। अपर्दन मतलब क्या होता है? कटाव। जैसे कि एक जगह से कुछ कटाव करके और उसको दूसरे जगह पे निक्षेपण मतलब जमाव करना। जैसे हवा है तो हवा क्या करता है, जैसे रेगिस्तान वाले क्षेत्र में वहाँ बालू रहता है, बालू सैंड रहता है। तो बालू को क्या करता है, तेज़ हवा चलती है ना, तो ये बालू को एक जगह से उड़ाकर दूसरे जगह ले जाकर निक्षेप करती है। जैसे हवा जमा हो गया तो जमा करती है, तो यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग आकृति बन जाता है। तो वही आपको बताया जा रहा है कि अपर्दन जो है धरातलीय स्वरूप को बदल देता है और निक्षेपण प्रक्रिया अपर्दन प्रक्रिया का ही परिणाम है, ठीक। और निक्षेपण से भी धरातलीय स्वरूप में परिवर्तन आता है। चूंकि यह अध्याय भू आकृतियों तथा उनके विकास से संबंधित है, अतः सबसे पहले यह जानें कि भू आकृति क्या है, ठीक है। साधारण शब्दों में छोटे से मध्यम आकार के भूखंड क्या होता है, भू आकृति कहलाते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि छोटे से मध्यम आकार के भूखंड क्या कहलाते हैं, भू आकृति कहलाते हैं। बहुत सी संबंधित भू आकृतियां मिलकर भू दृश्य बनाती हैं जो भूतल के विस्तृत भाग हैं। प्रत्येक भू आकृति की अपनी भौतिक आकृति, आकार व पदार्थ होते हैं जो कि कुछ भू प्रक्रियाओं एवं उनके कारकों द्वारा निर्मित हैं। अधिकतर भू आकृतिक प्रक्रियाएं जो है वह धीमी गति से कार्य करती हैं और इसी कारण उनके आकार बनने में लंबा समय लगता है। प्रत्येक भू आकृति का एक आरंभ होता है, ठीक है, और भू आकृतियों के एक बार बनने के बाद उनके आकार, आकृति व प्रकृति में बदलाव आता है। अलग अलग भू आकृति बनता है और फिर जब एक बार बन जाता है तो ऐसा नहीं कि अस्थायी हो जाता है, उसके बाद भी उसके आकार, आकृति, प्रकृति में बदलाव आता है, जो भू आकृतिक प्रक्रियाओं व कार्यकर्ताओं के लगातार धीमे अथवा तेज गति के कारण होता है, ठीक। जलवायु संबंधी बदलाव तथा वायु राशियों के ऊर्ध्वाधर अथवा क्षैतिज संचालन के कारण भू आकृतिक प्रक्रियाओं की गहनता से या स्वयं ये प्रक्रियाएं स्वयं परिवर्तित हो जाती हैं, ठीक है, जिनसे भू आकृतियां जो है वो रूपांतरित होती हैं। विकास का यहाँ अर्थ भूतल के एक भाग में एक भू आकृति का दूसरी भू आकृति में या एक भू आकृति के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने की अवस्थाओं से है। इसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक भू आकृति के विकास का एक इतिहास है और समय के साथ उसका परिवर्तन हुआ है। मतलब कि हर भू आकृति का एक इतिहास है, पहले वो अलग था, फिर समय के साथ उसमें परिवर्तन भी हुआ है। एक स्थल रूप विकास की अवस्थाओं से गुजरता है जिसकी तुलना जीवन की अवस्थाओं जैसे युवावस्था, प्रौढ़ावस्था तथा वृद्धावस्था से की जा सकती है, ठीक है। प्रवाहित जल एक कारक है। हमने अभी देखा क्या क्या कारक था, तो पहले हम देखेंगे प्रवाहित जल, इससे क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में जानेंगे। आर्द्र प्रदेशों में जहां अत्यधिक वर्षा होती है, प्रवाहित जल सबसे महत्वपूर्ण भू आकृतिक कारक है। मतलब बहते हुए जल से क्या होता है, भू आकृति का बनता है, भू आकृतिक कारक है, अलग अलग आकृतियां बनाता है। कैसे बनाता है उसको देखते हैं। जो धरातल का निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है।
प्रवाहित जल के दो तत्व हैं, एक धरातल पर परत के रूप में फैला हुआ प्रवाह है एंड दूसरा रैखिक प्रवाह है जो घाटियों में नदियों सरिताओं के रूप में बहता है। ठीक है। प्रवाहित जल द्वारा निर्मित अधिकतर अपरदित स्थल रूप ढाल प्रवणता के अनुरूप बहती हुई नदियों की आक्रामक युवावस्था से संबंधित है। ठीक, जैसे नदी जो है वो पहाड़ों से इसका उद्गम है। ठीक है, पहाड़ से उद्गम है और यहाँ क्या होता है ना, यहाँ से निकलती है, तो यहाँ आप समझिए कि यहाँ नदी का जन्म स्थान है। और जैसे लोग इंसान जो होता है अपने युवावस्था में बहुत ही जोशीला, तरंग भरंग, एकदम एनर्जी ज़्यादा रहता है, एक्टिव ज़्यादा होता है, तो उसी तरीके से नदी का जब जन्म होता है, युवावस्था में होता है, तो यहाँ से क्या होता है, ये बहुत ही जोशीला होता है, बहुत ही एक्टिव होता है। तो क्या होता है ना कि यहाँ से ये ढाल भी पर्वत पे है, तो इस तरीके से ढाल भी बहुत तेज तिखी है। तो यहाँ से जैसे ही नदी प्रवाह होते हैं जल का, तो इसके रास्ते में जो भी चट्टान है, जो भी चट्टानें हैं, उसको काट कर, ठीक है, या कमज़ोर है तो उसको काट दिया, नहीं तो उसके साइड से रास्ता ले लिया, किसी भी तरीके से उसको आगे आना ही आना है, तो वो वहाँ से उसको काटते हुए तेज़ी से आती है। तो ये उसका युवावस्था है। ठीक है। कालांतर में तेज ढाल लगातार अपर्दन के कारण मंद ढाल में परिवर्तित हो जाता है। तो वो तेज ढाल भी है ना, वहाँ डेली मतलब कि हमेशा तेज धारा से पानी बह रहा है। ठीक है, तो क्या होता है ना कि वो ढाल जो है वो भी परिवर्तित हो जाता है, कम हो जाता है, मंद ढाल में परिवर्तित हो जाता है, और परिणाम स्वरूप क्या होता है, नदियों का वेग कम हो जाता है। ठीक है, जिससे निक्षेपण आरंभ होता है। तेज ढाल से बहती हुई सरिताएं भी कुछ निक्षेपित भू आकृतियां बनाती है, लेकिन ये नदियों के मध्यम तथा धीमे ढाल पर बने आकारों की अपेक्षा बहुत कम होते हैं। प्रवाहित जल का ढाल जितना मंद होगा उतना ही अधिक निक्षेपण होगा। जब लगातार अपर्दन के कारण नदी तल समतल हो जाए तो अधोमुखी कटाव कम हो जाता है और तटों का पार्श्व अपर्दन क्या होता है, बढ़ जाता है, और इसके फलस्वरूप पहाड़ियाँ और घाटियाँ समतल मैदानों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा। स्थलगत प्रवाह परत अपर्दन का कारण है। ठीक है, परत प्रवाह धरातल की अनियमितताओं के आधार पर संकीर्ण व विस्तृत मार्गों पर हो सकता है। प्रवाहित जल के घर्षण के कारण बहते हुए जल द्वारा कम या अधिक मात्रा में बहाकर लाए गए तलछटों के कारण छोटी व तंग क्षुद्र सरिताएं बनती है। ठीक है, तो ये हम जैसे कि अपने साथ क्या लेकर आ रहे हैं, नदियाँ अपने साथ अवसाद लेकर आ रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ आप देखिए इस तरीके से पहाड़ है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं ये पहाड़ है, पहाड़ से नदी आ रही है। ठीक है, जैसे ही मैदानी ये इसके पास जो भी अवसाद है, जो चट्टान आ रहे हैं, जो कमज़ोर चट्टान है, उनको तोड़ते हुए आगे बढ़ती है और अपने साथ वो अवसाद को भी आगे लेकर जाती है। ये इसका क्या है, युवावस्था स्टेज है। जैसे ये मैच्योर अवस्था में पहुंचती है, ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो अपनी मैच्योर अवस्था मतलब थोड़ा सा युवावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था होता है। ठीक है, तो थोड़ा उसकी एक्टिवनेस जो है, जो शीलापन है, थोड़ा कम होने लगता है और धीरे धीरे उसका क्या होता है, इस तरीके से ये आकार लेती है। ठीक, मैदानी अवस्था में पहुंचती है। तो फिर क्या होता है ना कि जब ये नदियाँ लगातार प्रवाह हो रहा है, लगातार नदी बह रही है, तो धाराएं की वजह से क्या होता है ना कि ये जो इस तरीके से धाराएं हो रही है ना, तो ये कटाव होने लगता है। कटाव होने के बाद ये क्या होता है ना, धीरे धीरे ये अलग एक नदी तालाब जैसा बन जाता है और ये फिर इस तरीके से बहती है। वो हम आगे जानेंगे इसके बारे में। ठीक है, ये क्षुद्र सरिताएं धीरे धीरे लंबी व विस्तृत अवनालिकाओं में विकसित होती हैं और इन अवनालिकाओं कालांतर में अधिक गहरी, चौड़ी तथा लंबाई में विस्तृत होकर एक दूसरे में समाहित होकर घाटियों का जाल बनाती हैं। प्रारंभिक अवस्थाओं में अधोमुखी कटाव अधिक होता है। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि जब युवावस्था है तो उस टाइम अधोमुखी कटाव अधिक होता है, जिससे अनियमितताएं जैसे जलप्रपात व सोपानी जलप्रपात आदि लुप्त हो जाते हैं। ठीक, मध्यमावस्था में सरिताएं नदी जल में धीमा कटाव करती है और घाटियों में पार्श्व अपर्दन अधिक होता है। कालांतर में घाटियों के किनारे की ढाल मंद होती जाती है। इसी प्रकार अपवाह बेसिन के मध्य विभाजक तब तक निम्न होते जाते हैं जब तक ये पूर्णतः समतल नहीं हो जाते और अंततः एक धीमे उच्चावच का निर्माण होता है। ठीक,
जिसमें यत्र तत्र अवरोधी चट्टानों के अवशेष दिखाई देते हैं और जिन्हें मोनाडनोक कहते हैं। तो इसको ध्यान में रखना है कि मोनाडनोक क्या होता है। ठीक, नदी अपरदन के द्वारा बने इस प्रकार के मैदान समप्राय मैदान या पेनी प्लेन कहलाते हैं। तो यहाँ ध्यान में रखिए कि जब ये धीमे पूर्णतः समतल नहीं हो जाते और अंततः एक धीमे उच्चावच का निर्माण होता है, ठीक है, जिससे यत्र तत्र अवरोधी चट्टानों के अवशेष कहीं कहीं चट्टाने का अवशेष आपको दिखाई देंगे, उसी को मोनाडनोक कहेंगे। और ये नदी अपरदन के द्वारा बने इस प्रकार के मैदान को समप्राय मैदान या पेनी प्लेन कहते हैं। तो इसको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है वर्ड। प्रवाहित जल से निर्मित प्रत्येक अवस्था की स्थल रूप संबंधी विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन निम्न प्रकार से है, वो हम देखेंगे। सबसे पहले है युवावस्था। युवावस्था में नदी का काम देखते हैं कि जैसे आपका भी युवावस्था है, ठीक है, यंग स्टेज में इंसान का बहुत क्या क्या उसको लगता है सब दुनिया मुट्ठी में है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, एक्टिव बहुत ज़्यादा है, जोशीले है, वैसे ही नदी भी है। युवावस्था में क्या है इसका, इस अवस्था में नदियों की संख्या बहुत कम होती है। ठीक, ये नदियाँ उथली भी आकार की घाटियाँ बनाती है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि नदियाँ भी आकार की घाटी किस अवस्था में बनाती है, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। तो ध्यान में रखिएगा कि युवावस्था में नदियाँ जो है भी आकार की घाटी बनाती है। इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिनमें बाढ़ के मैदान लगभग अनुपस्थित या संकरे बाढ़ मैदान मुख्य नदी के साथ साथ पाए जाते हैं। जल विभाजक अत्यधिक विस्तृत, चौड़े व समतल होते हैं, जिनमें दलदल व झीलें होती हैं। इन ऊंचे समतल धरातल पर नदी विसर्प विकसित हो जाते हैं और ये विसर्प जो है अंततः ऊंचे धरातलों में गभीरभूत हो जाते हैं, अर्थात विसर्प की तली में निम्न कटाव होता है और ये गहराई में बढ़ते हैं। ठीक, जहाँ अनावरित कठोर चट्टानें पाई जाती हैं वहाँ जलप्रपात व छिपड़िकाएँ बन जाते हैं। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि जहाँ कठोर चट्टान है वहाँ पे जलप्रपात और छिपड़िकाएँ बनती है। जहाँ मुलायम है तो वहाँ से तो चट्टान को काट कर आगे बढ़ेगी ना नदी, तो इसको ध्यान में रखिए। यह तो युवावस्था का हमने देखा। अब हम देखेंगे प्रौढ़ावस्था, मैच्योर स्टेज में क्या है नदियों का काम। इस अवस्था में नदियों में जल की मात्रा अधिक होती है और सहायक नदियां भी इसमें आकर मिलती है। तो प्रौढ़ावस्था, युवावस्था में बहुत कम उसके साथ आकर नदियां मिलती है, बहुत कम संख्या में होती है, लेकिन प्रौढ़ावस्था में उसके पास बहुत सारे दोस्त हो जाते हैं और भी सहायक नदियां उसमें आकर मिल जाते हैं। ठीक है, नदी घाटियां भी आकार की होती है इसमें भी, लेकिन गहरी होती है। वहाँ भी आकार की थी लेकिन उतनी गहरी नहीं थी, यहाँ गहरी होती है। और मुख्य नदी के व्यापक और विस्तृत होने से विस्तृत बाढ़ के मैदान पाए जाते हैं, जिसमें घाटी के भीतर ही नदी विसर्प बनाती हुई प्रवाहित होती है। युवावस्था में निर्मित समतल विस्तृत व अंतर नदीय दलदली क्षेत्र लुप्त हो जाते हैं और नदी विभाजक स्पष्ट होते हैं। जलप्रपात व छिपड़िकाएँ लुप्त हो जाती हैं। ठीक, नेक्स्ट है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में क्या है नदी का काम, वो हम देखते हैं। वृद्धावस्था में छोटी सहायक नदियां कम होती हैं और ढाल जो है अब मंद होने लगता है, होता है। ठीक है, नदियां स्वतंत्र रूप से विस्तृत बाढ़ के मैदानों में बहती हुई नदी विसर्प, प्राकृतिक तटबंध, गोखुर, झील आदि बनाती है। विभाजक विस्तृत तथा समतल होते हैं, जिनमें झील, दलदल पाए जाते हैं और अधिकतर भूदृश्य समुद्र तल के बराबर या थोड़े ऊंचे होते हैं। तो देखिए ये गोखुर झील क्या होता है, अभी हम बात कर रहे थे ना कि जैसे नदियाँ पहाड़ से आ रही है इस तरीके से और मैदानी अवस्था में आती है, तो इस तरीके से नदी विसर्प, ये जो नदी विसर्प है ये नदी विसर्प बनाती है, इस तरीके से इसका आकार हो जाता है। तो नदी का जो धारा है लगातार तीव्र है, तो जैसे धारा इसका बहाव तेज से आ रही है, तेज धारा से, तो ये क्या होता है ना धीरे धीरे यहाँ पे एक कटाव करने लगती है और अपना डायरेक्शन फिर यहाँ से इस तरीके से करती है। तो ये जो कटाव हो जाता है ना तो ये एक तरीके से झील का निर्माण करता है बीच में, ये फिर धीरे धीरे इसका आकार कैसे हो जाता है इस तरीके से। तो नदियाँ बह रही है लेकिन ये जो कटा हुआ भाग इतना डिस्टेंस पे हो जाता है, ठीक है, या इससे कम या ज़्यादा, वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो यहाँ जो बन गया है यहाँ पे पानी, ये झील का निर्माण हुआ और इसी को गोखुर झील, ऑक्सबो लेक कहते हैं जो इंग्लिश में। तो इसको ध्यान में रखना है कि गोखुर झील नदियाँ किस अवस्था में बनाती है, तो वृद्धावस्था में। इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है अपर्दित स्थल रूप, घाटियाँ। घाटियों का प्रारंभ तंग व छोटी छोटी क्षुद्र सरिताओं से होता है और ये क्षुद्र सरिताएं धीरे धीरे लंबी व विस्तृत
अवनलिकाओं में विकसित हो जाती है और ये अवनलिकाएं धीरे धीरे और गहरी हो जाती है। ये चौड़ी व लंबी होकर घाटियों का रूप धारण करती है। लंबाई, चौड़ाई एवं आकृति के आधार पर ये घाटियां भी आकार घाटी, गॉर्ज, कैनियन आदि में वर्गीकृत की जा सकती है। गॉर्ज क्या होता है? गॉर्ज जो है ना, गॉर्ज एक गहरी संकरी घाटी है जिसके दोनों पार्श्व तीव्र ढाल के होते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, इस चित्र में देखिए, ये आप देख सकते हैं होगेनकल, धर्मपुरी, तमिलनाडु के समीप गॉर्ज के रूप में कावेरी नदी की घाटी। यहाँ देखिए, ये नदी, ये दोनों तरफ इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, बीच से नदियाँ बह रही है। ठीक, दोनों पार्श्व तीव्र ढाल के होते हैं। एक कैनियन के किनारे भी खड़ी ढाल वाले होते हैं और यह भी गॉर्ज की ही भांति गहरी होती है। गॉर्ज की चौड़ाई इसके तल व ऊपरी भाग में लगभग एक समान होता है। यह देखिए, ये एक समान है। ठीक, इस तरीके से। इसके विपरीत एक कैनियन तल की अपेक्षा ऊपरी भाग अधिक चौड़ा होता है। तो गॉर्ज और कैनियन में क्या डिफरेंस है, वहां हमने देखा कि गॉर्ज में क्या होता है, गॉर्ज में होता है कि चौड़ाई इसके तल व ऊपरी भाग में लगभग एक समान होती है और कैनियन में तल की अपेक्षा ऊपरी भाग अधिक चौड़ा होता है। वास्तव में कैनियन गॉर्ज का ही एक दूसरा रूप है। चट्टानों के प्रकार और संरचना पर घाटी का प्रकार निर्भर होता है। उदाहरणार्थ क्या है, कैनियन का निर्माण प्रायः अवसादी चट्टानों के क्षैतिज स्तरण में पाए जाने से होता है तथा गॉर्ज कठोर चट्टानों में बनता है। तो ये दोनों डिफरेंस आप ध्यान में रखिएगा कि कैनियन क्या है ना, उसका निर्माण कहाँ होता है, अवसादी चट्टानों के क्षैतिज स्तरण में पाया जाता है और गॉर्ज जो है कठोर चट्टानों में बनता है। ठीक, यहाँ देखिए, इस चित्र में आपको दिखाया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोरेडो का गंभीरीभूत विसर्प लूप, जो इसकी घाटी के कैनियन जैसे सोपान सदृश पार्श्वी ढाल दर्शाता है। यहाँ देखिए, जल गर्तिका तथा अवनमित कुंड क्या है, ये इसके बारे में जानते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में नदी तल में अपरदित छोटे चट्टानी टुकड़े छोटे गर्तों में फंसकर वृत्ताकार रूप में घूमते हैं, जिन्हें जल गर्तिका, ठीक है, पैथोहोल्स कहते हैं। एक बार छोटे व उथले गर्तों के बन जाने पर कंकर, पत्थर व गोलाश में इन गर्तों में एकत्रित हो जाते हैं और प्रवाहित जल के साथ घूमते हैं और धीरे धीरे इन गर्तों का आकार बढ़ता जाता है। ये गर्त आपस में मिल जाते हैं और कालांतर में नदी घाटी गहरी होती जाती है। जलप्रपात के तल में भी एक गहरे व बड़े जल गर्तिका का निर्माण होता है, जो जल के ऊंचाई से गिरने व उनमें शिलाखंडों के वृत्ताकार घूमने से निर्मित होते हैं। जलप्रपात के तल में ऐसे विशाल व गहरे कुंड अवनमित कुंड कहलाते हैं। तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक, प्लंज पूल। नेक्स्ट है अंतःकर्तित विसर्प या गंभीरीभूत विसर्प। ये क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तीव्र ढालों में तीव्रता से बहती हुई नदियां जो है सामान्यतः नदी तल पर अपरदन करती है। तीव्र नदी ढालों में भी पार्श्व अपरदन अधिक नहीं होता है, लेकिन मंद ढालों पर बहती हुई नदियां अधिक पार्श्व अपरदन करती हैं। यहाँ देखिए, क्षैतिज अपरदन अधिक होने के कारण मंद ढालों पर बहती हुई नदियां वक्रित होकर बहती है या नदी विसर्प बनाती है। नदी विसर्पों का बाढ़ मैदानों और डेल्टा मैदानों में पाया जाना एक सामान्य बात है। ठीक है, डेल्टा मैदान क्या होता है, जैसे कि नदी अपने साथ अवसाद लेकर आई और फिर क्या है ना, नदी समुद्र में गिरने के पहले जो भी अवसाद है उसको समुद्र में नहीं ले जा पाती है, क्योंकि उसकी धारा बहाव कम हो जाता है। ठीक है, वृद्धावस्था में है तो ज़्यादा उसके पास एक्टिवनेस नहीं है। युवावस्था में जोशीला ज़्यादा था, अब वो थोड़ा सा सुस्त हो गया और उतना नहीं ले पा रहे। तो ये जो अवसाद जो लेकर आए, बहाकर लेकर आए अपने युवावस्था में, इतने काम किए, ठीक है, तो वो जो भी अवसाद है उसको इस तरीके से जमा करने लगते हैं। इस तरीके से जमा कर दिया तो इस तरीके से एक आकार बनाता है। ठीक है, ये डेल्टा होता है और ये डेल्टा जो होता है ना, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है, तो इसको ध्यान में रखना है। क्योंकि यहाँ नदी का ढाल बहुत मंद होता है,
कठोर चट्टानों में भी गहरे कटे हुए और विस्तृत विसर्प मिलते हैं। इन विसर्पों को अधःकर्तित विसर्प या गभीरभूत विसर्प कहा जाता है। ठीक, अब हम जानेंगे नदी वेदिकाएं के बारे में। नदी वेदिकाएं प्रारंभिक बार मैदानों या पुरानी नदी घाटियों के तलों के चिन्ह हैं। ये जलोढ़ रहित मूलाधार चट्टानों के धरातल या नदियों के तल हैं जो निक्षेपित जलोढ़ वेदिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। नदी वेदिकाएं मुख्यतः अपर्दित स्थल रूप हैं क्योंकि ये नदी निक्षेपित बार मैदानों के लंबवत अपर्दन से निर्मित होते हैं। विभिन्न ऊंचाइयों पर कई वेदिकाएं हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ देखिए आपको चित्र में दिखाया गया है युग्मित एवं अयुक्ति वेदिकाएं। ये देखिए ये है युग्मित वेदिकाएं। ठीक है, ये इस तरीके से, एंड ये देखिए युग्मित वेदिकाएं, ये है अयुग्मित और ये है युग्मित वेदिकाएं। तो इसको ध्यान में रखना है। जो आरंभिक नदी जल स्तर को दर्शाते हैं। नदी वेदिकाएं नदी के दोनों तरफ समान ऊंचाई वाली हो सकती हैं और इनके इस स्वरूप को क्या कहते हैं? युग्म वेदिकाएं कहते हैं। ठीक, अब हम जानेंगे निक्षेपित स्थल रूप क्या होता है, ये इसके बारे में जानते हैं। जब नदी उच्च स्थलों से बहती हुई गिरिपद व मंद ढाल के मैदानों में प्रवेश करती है तो क्या होता है? जलोढ़ पंख का निर्माण होता है। ठीक है, साधारणतः पर्वतीय क्षेत्रों में बहने वाली नदियां भारी व स्थूल आकार के नद्य भार को वहन करती हैं। मंद ढालों पर नदियां यह भार वहन करने में, यहाँ देखिए चित्र में आपको दिखाया गया है अमरनाथ जम्मू तथा कश्मीर के मार्ग में एक पहाड़ी सरिता द्वारा निक्षेपित जलोढ़ पंख है। ठीक है, मंद ढालों पर नदियां तथा यह भार वहन करने में क्या होती है? असमर्थ होती है। अभी हमने देखा कि प्रौढ़ावस्था में क्या होता है कि वो अपने साथ ज़्यादा अवसाद नहीं जा पाती है, तो यह शंकु के आकार में निक्षेपित हो जाता है जिसे जलोढ़ पंख कहते हैं। जो नदियां जलोढ़ पंखों से बहती हैं वे प्रायः अपने वास्तविक वाह मार्ग को बहुत दूर तक नहीं बहती लेकिन बल्कि अपनी मार्ग बदल लेती है। जैसे कि ये अपने साथ अवसाद लेकर आए तो इस तरीके से निर्माण हुआ ना, तो यहाँ से क्या होता है? बहती है इस तरीके से, कोई इस तरीके से धाराएं इस तरीके से बहने लगती है। ठीक है, तो जो अपने साथ जो जिस तरीके से वो बहकर आ रही थी उस तरीके से नहीं बह पाती है और अब उसके पास इतना वो कैपेसिटी भी नहीं रहता है कि वो सारे अवसाद को अपने साथ लेकर आगे भी जाए और कई शाखाओं में बट जाती हैं जिन्हें जल वितरिकाएं, और ये जो शाखाएं में बट जाती है इसी को क्या कहते हैं? जल वितरिकाएं कहा जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। आर्द्र प्रदेशों में जलोढ़ पंख प्रायः निम्न शंकु की आकृति तथा शीर्ष से पाद तक मंद ढाल वाले होते हैं। शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेशों में ये ढाल जो है तीव्र वाले व उच्च शंकु बनाते हैं। तीव्र ढाल वाले व उच्च शंकु बनाते हैं। नेक्स्ट है डेल्टा। अभी हमने देखा था कुछ देर पहले डेल्टा के बारे में और जानते हैं। डेल्टा जो है जलोढ़ पंखों की ही भांति होते हैं लेकिन इनके विकसित होने का स्थान भिन्न होता है। नदी अपने लाए हुए पदार्थों को समुद्र के किनारे बिखेर देती है। ठीक है, तो आप नदी को इस तरीके से समझिए जैसे कि नदी का जन्म हुआ पहाड़ों में और समुद्र में वो विलीन हो गई। ठीक है, जैसे इंसान जन्म होता है फिर उसके बाद पंचतत्व में विलीन हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो गई, तो उसी तरीके से नदी जो है ना अपने युवावस्था में पहाड़ों से वो होते हुए आती है और समुद्र में मिलती है। उसका डेस्टिनेशन समुद्र है, वहीं उसको जाना है। ठीक है, तो बीच में मतलब कि जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में जो जो काम करती है उसको क्या वो इसमें दिखाया गया है। तो युवावस्था में बहुत एक्टिव है, मैच्योर अवस्था में जलोढ़ ये सब बना रही है। फिर वृद्धावस्था में क्या होता है ना, अब इंसान भी है तो अपने जो भी युवावस्था में जो भी काम करता है तो उसको मोक्ष प्राप्त करता है, वहाँ तो नहीं लेकर जाता है ना, उसको निक्षेप करता है, उसके पहले जमा करता है पैसे जो भी कमाया। तो वो नदी भी है अपने साथ अवसाद लेकर आती है, तो समुद्र में मिलने के पहले वो सारे अवसाद को जमा करती है, वहीं पे वो डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, अगर यहाँ देखिए कृष्णा नदी डेल्टा आंध्र प्रदेश के भाग का उपग्रह द्वारा लिया गया ये चित्र है। ठीक है, इसको देख सकते हैं, ये है। ठीक, अगर यह भार समुद्र से दूर तक नहीं ले जाया गया हो तो यह तट के साथ ही शंकु के रूप में एक साथ फैल जाता है।
जलोढ़ पंखों के विपरीत डेल्टा का निक्षेप व्यवस्थित होता है। जलोढ़ पंख मतलब वहाँ बहुत कम अवसादों को जमा करती है, लेकिन डेल्टा में एक व्यवस्थित तरीके से जमा होता है और इनका जलोढ़ स्तरित होता है, अर्थात मोटे पदार्थ तल के निकट व बारीक कण जैसे चीका मिट्टी, गाद आदि सागर में दूर तक जमा हो जाता है। जैसे जैसे डेल्टा का आकार बढ़ता है, नदी वितरिकाओं की लंबाई बढ़ती जाती है, ठीक है, और डेल्टा सागर के अंदर तक बढ़ता रहता है। नेक्स्ट है बाढ़ मैदान, प्राकृतिक तटबंध तथा विसर्पी रोधिकाएं। बाढ़ मैदान, प्राकृतिक तटबंध तथा विसर्पी रोधिकाएं। जिस प्रकार अपरदन से घाटियां बनती हैं, उसी प्रकार निक्षेपण से बाढ़ के मैदान विकसित होता है। जैसे अपरदन क्या है, कटाव करके आ रही तो वहाँ घाटी बन रही है, और निक्षेपण तो कटाव आकर वहाँ पे जमा किया, ठीक है, जो भी अवसाद है जमा किया, उससे बाढ़ के मैदान विकसित होते हैं। बाढ़ के मैदान जो है नदी निक्षेपण के मुख्य स्थल रूप है। जब नदी तीव्र ढाल से मंद ढाल में प्रवेश करती है तो बड़े आकार के पदार्थ पहले ही निक्षेपित हो जाते हैं। इसी प्रकार बारीक पदार्थ जैसे रेत, चीका मिट्टी और गाद आदि अपेक्षाकृत मंद ढालों पर बहने वाली कम वेग वाली जल धाराओं में मिलते हैं, और जब बाढ़ आने पर पानी तटों पर फैलता है तो ये उस तल पर जमा हो जाते हैं। नदी निक्षेप से बने ऐसे तल सक्रिय बाढ़ के मैदान कहलाते हैं, ठीक है। तलों से ऊंचाई पर बने तटों को असक्रिय बाढ़ के मैदान कहते हैं, और असक्रिय बाढ़ के मैदान जो तटों के ऊपर या ऊंचाई पर होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के निक्षेपों से बने होते हैं। कौन कौन से है ये? बाढ़ निक्षेप और सरिता निक्षेप, ठीक। मैदानी भागों में नदियां प्रायः क्षैतिज दिशा में अपना मार्ग बदलती है, ठीक, और कटा हुआ मार्ग धीरे धीरे भर जाता है। बाढ़ मैदानों के ऐसे क्षेत्र जो नदियों के कटे हुए या छूटे हुए भाग हैं, उनमें स्थूल पदार्थों के जमाव होते हैं। ऐसे जमाव जो बाढ़ के पानी के फैलने से बनते हैं, अपेक्षाकृत महीन कणों, चिकनी मिट्टी, गाद आदि के होते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए इस चित्र में आपको दिखाया गया है प्राकृतिक तटबंध एवं विसर्पी रोधिकाओं का चित्रण। यहाँ देखिए, ठीक है, इस तरीके से ये विसर्पी रोधिकाएं हैं। यहाँ ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? विसर्पी रोधिकाएं हैं। यहाँ देखिए प्राकृतिक तटबंध है और ये बाढ़कृत मैदान है। ऐसे बाढ़ मैदान जो डेल्टाओं में बनते हैं उन्हें डेल्टा मैदान कहते हैं, ठीक है। प्राकृतिक तटबंध और विसर्पी रोधिका आदि कुछ महत्वपूर्ण स्थल रूप हैं जो बाढ़ के मैदानों से संबंधित है। प्राकृतिक तटबंध बड़ी नदियों के किनारे पर पाए जाते हैं और ये तटबंध नदियों के पार्श्वों में स्थूल पदार्थों के रैखिक, निम्न व समानांतर कटक के रूप में पाए जाते हैं, जो कई स्थानों पर कटे हुए होते हैं। नदी रोधिकाएं या विसर्पी रोधिकाएं जो है वो बड़ी नदी विसर्पों के अवतल ढालों पर पाई जाती हैं, और ये रोधिकाएं जो है प्रवाहित जल द्वारा लाए गए तलछटों के नदी किनारों पर निक्षेपण के कारण बनी हैं। इनकी चौड़ाई व परिच्छेदिका लगभग एक समान होती हैं और इनके अवसाद जो है वह मिश्रित आकार के होते हैं, ठीक है। प्राकृतिक तटबंध विसर्प अवरोधिकाओं से कैसे भिन्न है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अब हम जानेंगे नदी विसर्प के बारे में। क्या होता है नदी विसर्प, इसके बारे में जानेंगे। विसर्प विस्तृत बाढ़ व डेल्टा मैदानों में नदियां शायद ही सीधे मार्गों में बहती होगी। बाढ़ व डेल्टाई मैदानों पर लूप जैसे चैनल प्रारूप क्या होता है विकसित होता है, ठीक है, जिन्हें विसर्प कहते हैं। जैसे ये सीधी मार्ग में नहीं बहती, ये इस तरीके से, ये इसी को विसर्प कहते हैं। हमने इसके बारे में चर्चा की भी, ठीक है। विसर्प एक स्थल रूप न होकर एक प्रकार का चैनल प्रारूप है। नदी विसर्प के निर्मित होने के कारण निम्नलिखित है। क्या है? फर्स्ट है कि मंद ढाल पर बहते जल में तटों पर क्षैतिज या पार्श्विक कटाव करने की प्रवृत्ति का होना। सेकंड है कि तटों पर जलोढ़ का अनियमित व असंगठित जमाव, जिससे जल के दबाव का नदी पार्श्वों बढ़ना। थर्ड है प्रवाहित जल का कोरियोलिस प्रभाव से निक्षेपण, ठीक उसी प्रकार जैसे कोरियोलिस बल से वायु प्रवाह विक्षेपित होता है।
देखिए कोरियोलिस बल क्या होता है, प्रवाह जल का कोरियोलिस प्रभाव से विक्षेपण भी होता है, तो यहाँ ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, कोरियोलिस बल क्या होता है, कोरियोलिस बल होता है जो कि पृथ्वी के घूर्णन की वजह से एक स्यूडो फोर्स है, ठीक है, वो उत्पन्न होती है, उसी को कोरियोलिस फोर्स कहते हैं, कोरियोलिस बल कहते हैं। जब चैनल की ढाल प्रवणता अत्यधिक मंद हो जाती है तो नदी में पानी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा पार्श्वों का कटाव अधिक होता है। नदी तटों पर थोड़ी सी अनियमितताएं भी धीरे धीरे मोरों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं और यह मोर नदी के अंदरूनी भाग में जलोढ़ जमाव के कारण गहरे हो जाते हैं और बाहरी किनारा अपर्दित होता रहता है। अगर अपर्दन, निक्षेपण तथा निम्न कटाव न हो तो विसर्प की प्रवृत्ति जो है वो कम हो जाती है। प्रायः बड़ी नदियों के विसर्प में अवतल किनारों पर सक्रिय निक्षेपण होते हैं और उत्तल किनारों पर अधोमुखी कटाव होते हैं। अवतल किनारे कटाव किनारों के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है, यहाँ इस चित्र को देखिए, मुजफ्फरपुर बिहार के समीप विसर्पी बूढ़ी गंडक नदी दर्शाने वाला उपग्रह से लिया गया चित्र जिसमें कई क्षारण झीलें दिखाई दे रही है। यहाँ ये देख सकते हैं आप। यहाँ देखिए बायां किनारा अवतल, विसर्प वृद्धि एवं क्षारण लूप तथा स्कंद ढाल एवं अधोरदित तट। इस तरीके से आप देख सकते हैं चित्र में। ये है क्या है, ये है स्कंद ढाल तट, ठीक है, और ये क्या है, अंतर्नत बिंदु। विसर्पी रोधिका है, क्षारण झील है, स्कंद ढाल तट है, ठीक है, क्षारण झील, स्कंद ढाल तट, ये है दायां किनारा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। जो अधिक अपर्दन से तीव्र कगार के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, उत्तल मैदानों का ढाल मंद होता है, ठीक है, और विसर्पों के गहरे छल्ले के आकार में विकसित हो जाने पर ये अंदरूनी भागों पर क्या होता है, अपर्दन के कारण कट जाते हैं और गोखुर झील बन जाते हैं। अभी हमने देखा ये है गोखुर झील, इसी को कहते हैं। ये जैसे ये विसर्प है, ठीक है, ये विसर्प, इस तरीके से नदियाँ बह रही है, इस तरीके से नदियाँ बह रही है, और क्या होता है ना, ये पहले इस तरीके से बह रही थी, लेकिन लगातार अपर्दन की वजह से यहाँ से ये कटाव हो गया, तो अब ये इस तरीके से बहने लगी। तो ये अब इस तरीके से बहने लगी, तो ये जो झील का निर्माण हुआ ना, इसी को हम क्या कहेंगे, गोखुर झील, या क्या कहेंगे, हाँ, ऑक्सबो लेक या गोखुर झील। तो इसको सब ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है भौम जल, ग्राउंड वाटर। भौम जल यहाँ एक संसाधन के रूप में वर्णित नहीं है। यहाँ भौम जल का अपर्दन के कारक के रूप में और उसके द्वारा निर्मित स्थल रूपों का वर्णन किया गया है। जब चट्टानें पारगम्य, कम सघन, अत्यधिक जोड़ों या संधियों व दरारों वाली हो तो धरातलीय जल का अंतःस्रवण आसानी से होता है। लंबवत गहराई पर जाने के बाद जल धरातल के नीचे चट्टानों की संधियों, छिद्रों व संस्तरण तल से होकर क्षैतिज अवस्था में बहना प्रारंभ करता है। जल का यह क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर प्रवाह ही चट्टानों के अपर्दन का कारण है। ठीक है, भौम जल में पदार्थों के परिवहन द्वारा बने स्थल रूप महत्वहीन है। इसी प्रकार भूमिगत जल का कार्य सभी प्रकार की चट्टानों में नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसी चट्टानें जैसे चूना पत्थर या डोलोमाइट जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की प्रधानता होती है, उनमें धरातलीय व भौम जल रासायनिक प्रक्रिया द्वारा घोलीकरण व अवक्षेपण अनेक स्थल रूपों को विकसित करते हैं। ये दो प्रक्रियाएं, घोलीकरण व अवक्षेपण, या तो चूना पत्थर व डोलोमाइट चट्टानों में अलग से या अन्य चट्टानों के साथ अंतरा संस्तरित पाई जाती हैं। ठीक है, किसी भी चूना पत्थर या डोलोमाइट जो चट्टानों के क्षेत्र में भौम जल द्वारा घूलन प्रक्रिया और उसके निक्षेपण प्रक्रिया से बने ऐसे स्थल रूपों को कास्ट स्थलाकृति का नाम दिया गया है। तो ध्यान में रखिएगा कि कास्ट स्थलाकृति क्या है। तो यह है किसी भी चूना पत्थर या डोलोमाइट चट्टानों के क्षेत्र में जो भौम जल, ग्राउंड वाटर है, द्वारा घूलन प्रक्रिया और उसके निक्षेपण से, घूलन से और निक्षेपण मतलब जमाव से बने ऐसे स्थल रूपों को क्या कहेंगे, कास्ट
स्थलाकृति कास्ट टोपोग्राफी कहेंगे। यह नाम एड्रियाटिक सागर के साथ बाल्कन कास्ट क्षेत्र में उपस्थित लाइमस्टोन चट्टानों पर विकसित स्थलाकृतियों पर आधारित है। ठीक है, एड्रियाटिक सागर कहाँ स्थित है ये मुझे बताइए आप कमेंट बॉक्स में। मैप प्रैक्टिस भी किया कीजिए। ठीक है, अपरदनात्मक तथा निक्षेपणात्मक दोनों प्रकार के स्थल रूप कास्ट स्थलाकृतियों की विशेषताएं हैं। अपरदित स्थल रूप के बारे में जानते हैं। कुंड, घोल रंध्र, लैपिज और चूना पत्थर चबूतरे। चूना पत्थर चट्टानों के तल पर घूलन क्रिया द्वारा छोटे व मध्यम आकार के छोटे घोल गर्तों का निर्माण होता है। जिनके विलय पर इन्हें विलयन रंध्र कहते हैं। घोल रंध्र कास्ट क्षेत्रों में बहुतायत में पाए जाते हैं। ठीक है, घोल रंध्र एक प्रकार के छिद्र होते हैं जो ऊपर से वृत्ताकार व नीचे कीप की आकृति के होते हैं और इनका क्षेत्रीय विस्तार कुछ वर्ग मीटर से हेक्टेयर तक तथा गहराई आधा मीटर से 30 मीटर तक या उससे अधिक होती है। इनमें से कुछ का निर्माण अकेले घुलन प्रक्रिया द्वारा ही होता है और कुछ अन्य पहले घुलन प्रक्रिया द्वारा बनते हैं और अगर इन घोल रंध्रों के नीचे बनी कंदराओं की छत ध्वस्त हो जाए तो ये बड़े छिद्र ध्वस्त या निपात रंध्र के नाम से जाने जाते हैं। ठीक, अधिकतर घोल रंध्र ऊपर से अपर्दित पदार्थों के जमने से ढक जाते हैं और उथले जल कुंड जैसे प्रतीत होते हैं। ध्वस्त घोल रंध्रों को डोलाइन भी कहा जाता है। ध्वस्त रंध्रों की अपेक्षा घोल रंध्र अधिक संख्या में पाए जाते हैं। सामान्यतः धरातलीय प्रवाहित जल घोल रंध्रों व विलयन रंध्रों से गुजरता हुआ अंतर्भौमी नदी के रूप में विलीन हो जाता है। ठीक है, और फिर कुछ दूरी के पश्चात किसी कंदरा से भूमिगत नदी के रूप में फिर निकल आता है। जब घोल रंध्र व डोलाइन इन कंदराओं की छत के गिरने से या पदार्थों के स्खलन द्वारा आपस में मिल जाते हैं तो लंबी, तंग तथा विस्तृत खाइयां बनती हैं जिन्हें घाटी रंध्र या युवाला कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा युवाला क्या होता है। ठीक है, जब घोल रंध्र और डोलाइन इन कंदराओं की छत से गिरने से या पदार्थों के स्खलन द्वारा आपस में मिलते हैं तो एक लंबी, तंग तथा विस्तृत खाई का निर्माण होता है, उसी को युवाला कहा जाता है। ठीक है, धीरे धीरे चूना युक्त चट्टानों के अधिकतर भाग इन गर्तों व खाइयों के हवाले हो जाते हैं और पूरे क्षेत्र में अत्यधिक अनियमित पतले व नुकीले कटक आदि रह जाते हैं जिन्हें लेपिस कहते हैं। और इन कटकों या लेपिस का निर्माण चट्टानों की संधियों में भिन्न घुलन प्रक्रियाओं द्वारा होता है। कभी कभी लेपिस के ये विस्तृत क्षेत्र समतल चूना युक्त चबूतरों में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए चित्र में आपको दिखाया गया है कास्ट स्थलाकृति के विभिन्न रूपों का परिच्छेद चित्रण यहाँ दिखाया गया है। तो यहाँ ध्यान में रखिएगा, यह है स्टैलेग्माइट जो नीचे से ऊपर इस तरीके से जा रहा है ना, ये दोनों में हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट में। तो जो नीचे से ऊपर जा रहा है ये स्टैलेग्माइट है। तो कैसे आप इसको याद रखेंगे, कुछ ट्रिक लगाइए, कुछ सोचिए। स्टैलेग्माइट, ठीक है, स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट, ट है और यहाँ माँ है। तो या इस तरीके से ध्यान में रखिएगा कि ये जमीन से जुड़ा हुआ है, मृदा से जुड़ा हुआ है, एम फॉर मृदा, एम फॉर मिट्टी, तो मिट्टी से जुड़ा हुआ है, नीचे से ऊपर जा रहा है तो स्टैलेग्माइट, और स्टैलेक्टाइट है ऊपर से ये नीचे आ रहा है, इसको स्टैलेक्टाइट कहेंगे। तो इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पॉइंट है, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक, तो स्टैलेक्टाइट ऊपर से नीचे आ रहा है और स्टैलेग्माइट नीचे से ऊपर जा रहा है। यह है स्तंभ, ठीक है, यह गुफा मुख, गुफा के अंदर जाइए, गुफा है ये हमने देख लिया। ये देखिए विलय रंध्र है और ये घोल रंध्र, ये आपको दिख रहा है, ये घोल रंध्र है। निपाती रंध्र है, गुफा है ये। घोल रंध्र यहाँ देख सकते हैं। घाटी सिंक युवाला, यहाँ देखिए ये है युवाला। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा।
अब हम जानेंगे कंदराएं के बारे में। केव्स ऐसे प्रदेश जहाँ चट्टानों के एकांतर संस्तर हो, शैल, बालू, पत्थर व क्वार्टजाइट, और इनके बीच में अगर चूना पत्थर व डोलोमाइट चट्टानें हो, या जहाँ सघन चूना पत्थर चट्टानों के संस्तर हो, वहाँ प्रमुखतया कंदराओं का निर्माण होता है। ठीक है। पानी दरारों व संधियों से रिसकर शैल संस्तरण के साथ क्षैतिज अवस्था में बहता है, और इसी तल संस्तरण के सहारे क्या होता है, इसी तल संस्तरण के सहारे चूना चट्टानें घुलती हैं और लंबे एवं तंग विस्तृत रिक्त स्थान बनते हैं, जिन्हें कंदराएं कहा जाता है। कभी कभी विभिन्न स्तरों पर कंदराओं का एक जाल सा बन जाता है, जो चूना पत्थर चट्टानों के तल व उनके बीच संस्तरित चट्टानों पर निर्भर है। ठीक है। प्रायः कंदराओं का एक खुला मुख होता है, जिसमें कंदरा सरिताएं बाहर निकलती हैं। ऐसी कंदराएं जिनके दोनों सिरे खुले हों, उन्हें सुरंग कहते हैं। ठीक है। जिनके वैसी कंदराएं जिनके दोनों सिरे खुले हों, उसको क्या कहेंगे, सुरंग, टनल्स कहेंगे। अब हम जानेंगे निक्षेपित स्थल रूप के बारे में। अधिकतर निक्षेपित स्थल रूप कंदराओं के भीतर ही निर्मित होते हैं। ठीक है। चूना पत्थर चट्टानों में मुख्य रसायन कैल्शियम कार्बोनेट है, जो कार्बन युक्त जल, वर्षा जल में घुला हुआ कार्बन में शीघ्रता से घुल जाता है। जब इस जल का वाष्पीकरण होता है तो घुले हुए कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण हो जाता है, या जब चट्टानों की छत से जल वाष्पीकरण के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाती है, तो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के चट्टानी धरातल पर टपकने से क्या होता है, निक्षेपण हो जाता है। अब हम जानेंगे स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट और स्तंभ के बारे में। देखिए, स्टैलेक्टाइट ऊपर से जो नीचे आता था इस तरीके से, एंड स्टैलेग्माइट जो नीचे से ऊपर जा रहा है, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है। स्टैलेक्टाइट जो है यह विभिन्न मोटाइयों के लटकते हुए हिम स्तंभ, लटकना, और ट यहाँ भी है और ट यहाँ भी है, तो ऊपर से नीचे लटक रहा है, तो इस तरीके से भी ध्यान याद रख सकते हैं आप, कोई भी ट्रिक लगा सकते हैं। हिम स्तंभ जैसे होते हैं, प्रायः यह आधार पर या कंदरा की छत के पास मोटे होते हैं और अंत के छोर पर पतले होते जाते हैं। ये अनेक आकारों में दिखाई देते हैं। स्टैलेग्माइट कंदराओं के फर्श से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। वास्तव में स्टैलेग्माइट कंदराओं की छत से धरातल पर टपकने वाले चूना मिश्रित जल से बनते हैं। ठीक है। स्टैलेग्माइट क्या होता है, कंदराओं की छत से जो धरातल पर टपकता है ना, जैसे ये ऊपर से टपक रहा है चूना मिश्रित जल, पानी, उससे ये बनते हैं इस तरीके से। ठीक है। यह स्टैलेक्टाइट के ठीक नीचे पतले पाइप की आकृति में बनते हैं। स्टैलेग्माइट एक स्तंभ के एक चपटी तस्तरी नुमा आकार में या समतल अथवा क्रेटर नुमा गड्ढे के आकार में विकसित हो जाते हैं। विभिन्न मोटाई के स्टैलेग्माइट तथा स्टैलेक्टाइट के मिलन से क्या होता है, स्तंभ और कंदरा स्तंभ होते हैं। जैसे कि ऊपर से क्या आ रहा है, ये ऊपर हमने देखा था ना कि जो ऊपर से इस तरीके से लटकते हुए बनता है उसको स्टैलेग्माइट कहेंगे, और नीचे से जो ये इस तरीके से जा रहा है, ऊपर से जो पानी टपक रहा है, चूना मिश्रित जल टपक रहा है, उससे इस तरीके से इस तरीके से आकृति बन जाता है। तो इससे क्या होता है, ये धीरे धीरे क्या होता है, ये बढ़ रहा है, ये भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो ये दोनों आपस में मिल जाते हैं एक समय के बाद। तो इससे क्या होता है, ये जब मिल जाते हैं तो ये पूरा हो गया, तो इसको स्तंभ और कंदरा स्तंभ बनते हैं। ठीक है। यहाँ देखिए बॉक्स में क्या दिया है कि कास्ट प्रदेशों में कुछ अन्य अपेक्षाकृत छोटे स्थल रूप व आकृतियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें स्थानीय नामों से पुकारा जाता है। यह देखिए इस चित्र में आपको दिखाया गया है। चूना पत्थर जो है, चूना पत्थर गुफा में स्टैलेक्टाइट एवं स्टैलेग्माइट, ये देखिए ऊपर से ये ऊपर से लटकते हुए दिख रहा है, ये क्या है, स्टैलेक्टाइट। ठीक है। और ये नीचे से बन रहा है, ये क्या है, स्टैलेग्माइट। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये जो ऊपर से इस तरीके से लटकते हुए दिख रहे हैं, ये इस तरीके से ये लटकते हुए जो दिख रहे हैं, ये है स्टैलेक्टाइट, और नीचे ये जो बन रहे हैं ये सारे क्या है, स्टैलेग्माइट। और धीरे धीरे ये बड़े होते रहेंगे और ये ऊपर से इस तरीके से, तो ये पूरा एक बन जाता है स्तंभ जैसा, इसको स्तंभ कहा जाता है, या कंदरा स्तंभ बनते हैं। ठीक। अब हम जानेंगे हिमनद के बारे में। पृथ्वी पर परत के रूप में हिम प्रवाह या पर्वतीय ढालों से घाटियों में रैखिक प्रवाह के रूप में बहते हिम संहति को क्या कहेंगे, हिमनद कहते हैं।
महाद्वीपीय हिमनद या गिरिपद हिमनद वे हिमनद हैं जो बृहद समतल क्षेत्र पर हिम परत के रूप में फैले हो, तथा पर्वतीय या घाटी हिमनद के वे हिमनद हैं जो पर्वतीय ढालों में बहते हैं। प्रवाहित जल के विपरीत हिमनद जो है ना, यह हिमनद प्रवाह बहुत धीमा होता है। प्रवाही जल बहुत तेज, हिमनद प्रवाह बहुत धीमा होता है। और हिमनद जो है प्रतिदिन कुछ सेंटीमीटर या इससे कम से लेकर कुछ मीटर तक ही प्रवाहित हो सकते हैं। हिमनद मुख्यतः गुरुत्व बल के कारण गतिमान है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। हिमनद क्या है? गुरुत्व बल के कारण गतिमान है। हिमनद जो है गुरुत्व बल के कारण गतिमान है। यहाँ देखिए बॉक्स में क्या दिया है, हमारे देश में भी अनेक हिमनद हैं जो हिमालय पर्वतीय ढालों से घाटी में बहते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ प्रदेशों में कुछ स्थानों पर इन्हें देखा जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि भागीरथी नदी का उद्गम जो है वह गंगोत्री हिमनद का अग्रभाग है? तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भागीरथी नदी का उद्गम कहाँ है? गंगोत्री हिमनद का अग्रभाग, गोमुख जिसे कहेंगे, ठीक है। वास्तव में अलकनंदा नदी का उद्गम अलकापुरी हिमनद से है, ठीक। देवप्रयाग के निकट अलकनंदा व भागीरथी के मिलने पर यहाँ इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। तो हो गया ना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में पूछा जाता है ना, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि अलकनंदा और भागीरथी के मिलन को गंगा के नाम से जाना जाता है। और अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलते हैं? तो देवप्रयाग में, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। और ये जो भागीरथी जो है, भागीरथी का उद्गम है गंगोत्री एंड अलकनंदा का उद्गम है अलकापुरी। तो इसको भी ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही ज़्यादा। हिमनदों में प्रबल अपरदन होता है, जिसका कारण इसके अपने भार से उत्पन्न घर्षण है। हिमनद द्वारा कर्षित चट्टानी पदार्थ प्रायः बड़े गोलाश्म व शैलखंड इसके तल में ही इसके साथ घसीटे जाते हैं या घाटी के किनारों पर अपकर्षण व घर्षण द्वारा अत्यधिक अपरदन करते हैं। हिमनद अपक्षय रहित चट्टानों का भी प्रभावशाली अपरदन करते हैं, जिससे ऊंचे पर्वत छोटी पहाड़ियों व मैदानों में परिवर्तित हो जाते हैं। हिमनद के लगातार संचलित होने से क्या होता है? हिमनद मलबा हटता होता है, विभाजक नीचे हो जाता है और कालांतर में ढाल इतने निम्न हो जाते हैं कि हिमनद की संचलन शक्ति समाप्त हो जाती है तथा निम्न पहाड़ियों व अन्य निक्षेपित स्थल रूपों वाला एक हिमानी धौत रह जाता है, ठीक है। इस चित्र में देखिए घाटी में हिमनद, ये घाटी में हिमनद आपको ये दिखाया गया है, जिसका वर्णन भी अगले अनुच्छेदों में किया गया। यहाँ देखिए ये चित्र 6.12 तथा 6.13 में हिमनद के अपरदन व निक्षेपण से वर्णित स्थल रूपों को दर्शाता है, जिसका वर्णन अगले अनुच्छेदों में भी किया गया है। तो 6.12 ये चित्र आप देखिए, 6.12 में ये दिखाया गया है। हिमनद द्वारा अपरदन व निक्षेपण के विभिन्न रूप यहाँ आपको दिखाए गए हैं। ये देखिए ये सर्क है, ठीक है, ये सर्क है। रुंडित इस तरीके से, कॉल इस तरीके से, श्रृंग, अरेत, निलंबी घाटी, ठीक है, ये निलंबित घाटी बन रहा है। मध्यस्थ हिमोर है, पार्श्विक हिमोर है, ये आप देखिए ये मध्यस्थ हिमोर है, ये हिमोर है, ठीक है। जैसे वहाँ हम देख रहे थे नदी वाले में, तो वहाँ जलोढ़ था और यहाँ क्या है? यहाँ हिमोर है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और ये मध्यस्थ हिमोर है और ये पार्श्विक हिमोर है। ये अपर्दित स्थल रूप, अपर्दित मतलब कि काट कर जो बन रहा है स्थल रूप, ठीक है। अपरदन मतलब कटाव होता है, निक्षेपण मतलब जमाव होता है। तो यहाँ क्या है? ये सर्क जो है ना, सर्क जो कि अपर्दित है, मतलब कटाव से ये बना है, हिमनद के कटाव से बना है। और ये हिमोर जो है ये जमाव से बना है। तो इसके बारे में हम आगे देखते हैं। अपर्दित स्थल रूप सर्क हिमानीकृत पर्वतीय भागों में हिमनद द्वारा उत्पन्न स्थल रंध्रों में सर्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अधिकतर सर्क हिमनद घाटियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं, ठीक है। एकत्रित हिम पर्वतीय क्षेत्रों से नीचे आती हुई सर्क को काटती है
और सर्क जो है गहरे, लंबे व चौड़े गर्त है, गड्ढा बन जाता है, जिनकी दीवार तीव्र ढाल वाली, सीधी या अवतल होती है। ठीक है। हिमनद के पिघलने पर जल से भारी झील भी प्रायः इन गर्तों में देखने को मिलती है। इन झीलों को सर्क झील या टॉर्न झील कहा जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, सर्क झील या टॉर्न झील। आपस में मिले हुए दो या दो से अधिक सर्क सीढ़ीनुमा क्रम में दिखाई देते हैं। ठीक। नेक्स्ट है हॉर्न या गिरिश्रृंग और सिरेटेड कटक। ये क्या है? सर्क के शीर्ष पर अपर्दन होने से हॉर्न निर्मित होते हैं। ठीक है, सर्क जो बनता है, सर्क के शीर्ष पे अपर्दन होने से क्या बनता है? हॉर्न निर्मित होते हैं। यदि 3 या अधिक विकिरणित हिमनद निरंतर शीर्ष पर तब तक अपर्दन जारी रखें जब तक उनके तल आपस में मिल जाएं, तो एक तीव्र किनारों वाली नुकीली चोटी का निर्माण होता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? हॉर्न कहते हैं। ठीक है, लगातार अपर्दन से सर्क के दोनों तरफ की दीवारें तंग हो जाती है और इसका आकार कंघी या आरी के समान कटकों के रूप में हो जाता है, और उसी को क्या कहेंगे? अरेत कहा जाता है। यहाँ देखिए अरेत अभी हम देख रहे थे, इस तरीके का ये अरेत आप देख सकते हैं। ठीक है, ये अरेत है। तीक्ष्ण कटक होता है ये। इनका ऊपरी भाग नुकीला तथा बाहरी आकार टेढ़ा मेढ़ा होता है। इन कटकों का चढ़ना प्रायः असंभव होता है। ठीक, यहाँ देखिए बॉक्स में क्या है? आल्प्स पर्वत पर सबसे ऊंची चोटी मैटरहॉर्न तथा हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट वास्तव में हॉर्न है, जो सर्क के शीर्ष अपर्दन से निर्मित है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इस तरीके के कथन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और ये कथन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है कि आल्प्स पर्वत है ना, आल्प्स पर्वत, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसकी सबसे ऊंची चोटी है मैटरहॉर्न। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, और ये क्या है? हॉर्न है, जो सर्क के शीर्ष अपर्दन से निर्मित है। नेक्स्ट है हिमनद घाटी या गर्त। हिमानीकृत घाटियाँ गर्त की भांति होती है, जो आकार में अंग्रेजी के यू जैसी होती है, जिनके तल चौड़े व किनारे चिकने तथा ढाल तीव्र होते हैं। घाटी में मलबा बिखरा होता है अथवा हिमोर मलबा दलदली रूप में दिखाई देता है। चट्टानी धरातल पर झील भी उभरी होती है, अथवा ये झीलें जो है घाटी में उपस्थित हिमोर मलबे से बनती हैं। मुख्य घाटी के एक तरफ या दोनों तरफ ऊंचाई पर लटकती घाटी हैंगिंग वैली भी होती है। ठीक है, इन लटकती घाटियों के तल जो मुख्य घाटी में खुलते हैं, इनके विभाजक क्षेत्रों के कट जाने से ये त्रिकोण रूप में नजर आती हैं। बहुत गहरी हिमनद गर्तें जिनमें समुद्री जल भर जाता है तथा जो समुद्री तटरेखा पर होती है, उन्हें क्या कहेंगे? फ्योर्ड कहते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे निक्षेपित स्थल रूप के बारे में। क्या होता है निक्षेपित स्थल रूप? पिघलते हुए हिमनद के द्वारा मिश्रित रूप में भारी व महीन पदार्थों का निक्षेप हिमोर या हिमनद गोलाश्म के रूप में जाना जाता है। इन निक्षेप में अधिकतर चट्टानी टुकड़े नुकीले या कम नुकीले आकार के होते हैं। हिमनदों के तल, किनारों या छोर पर बर्फ पिघलने से सरिताएं बनती हैं। कुछ मात्रा में शैल जो है वह शैल मलबा इस पिघले जल से बनी सरिता में प्रवाहित होकर निक्षेपित होता है। ठीक है, और ऐसे हिमनदी जलोढ़ निक्षेप हिमानी धौत कहलाते हैं। हिमोर निक्षेप, हिमोर क्या निक्षेप के विपरीत, हिमोर निक्षेप के विपरीत हिमानी धौत जो होता है प्रायः स्तरीकृत व वर्गीकृत होते हैं। हिमनद अपक्षेप में चट्टानी टुकड़े गोल किनारों वाले होते हैं। ठीक, हिमोर क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। हिमोर जो है यह हिमनद तिल या गोलाश्मी मृत्तिका के जमाव की लंबी कटके हैं। अंतस्थ हिमोर हिमनद के अंतिम भाग में मलबे के निक्षेप से बनी लंबी कटके हैं। पार्श्विक हिमोर हिमनद घाटी की दीवार के समानांतर निर्मित होते हैं।
पार्श्विक हिमोर जो है वह अंतस्थ हिमोर से मिलकर घोड़े की नाल या अर्ध चंद्राकार कटक का निर्माण करते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, जो पार्श्विक हिमोर है ना, अंतस्थ हिमोर से मिलकर घोड़े के नाल या अर्ध चंद्राकार कटक का निर्माण करता है। यहाँ देखिए, इस चित्र में आपको दिखाया गया है, ये यहाँ देखिए, ये मध्यस्थ हिमोर है और ये पार्श्विक हिमोर है। ठीक है, यहाँ देखिए इस तरीके का निर्माण कर रहे हैं। ठीक, हिमनद घाटी के दोनों ओर अत्यधिक मात्रा में पार्श्विक हिमोर पाए जाते हैं और इस हिमोर की उत्पत्ति पूर्णतः आंशिक रूप से हिमानी जल द्वारा होती है, जो इस जलोढ़ को हिमनद के किनारों पर धकेलती है। कुछ घाटी हिमनद तेजी से पिघलने पर घाटी तल पर हिमनद टील को एक परत के रूप में अव्यवस्थित रूप से छोड़ देते हैं। ऐसे अव्यवस्थित व भिन्न मोटाई के निक्षेप तलीय या तलस्थ हिमोर कहलाते हैं। ठीक है, घाटी के मध्य में पार्श्विक हिमोर के साथ साथ हिमोर मिलते हैं, जिन्हें मध्यस्थ हिमोर कहते हैं, और ये पार्श्विक हिमोर की अपेक्षा कम स्पष्ट होते हैं। कभी कभी मध्यस्थ हिमोर व तलस्थ के अंतर को पहचानना कठिन होता है। अब हम जानेंगे एस्कर के बारे में। एस्कर क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु में हिमनद के पिघलने से जल हिमतल के ऊपर से प्रवाहित होता है अथवा इसके किनारों से क्या होता है, रिश्ता है, या बर्फ के छिद्रों से नीचे प्रवाहित होता है। यह जल हिमनद के नीचे एकत्रित होकर बर्फ के नीचे नदी धारा में प्रवाहित होता है। ऐसी नदियां नदी घाटी के ऊपर बर्फ के किनारों वाले तल में प्रवाहित होती हैं। यह जलधारा अपने साथ बड़े गोलाश्म चट्टानी टुकड़े और छोटा चट्टानी मलबा बहाकर लाती है, जो हिमनद के नीचे इस बर्फ की घाटी में जमा हो जाते हैं और ये बर्फ पिघलने के बाद एक वक्राकार कटक के रूप में मिलते हैं, जिन्हें एस्कर कहते हैं। ठीक है, इस चित्र में देखिए 6.3 हिमनदीय स्थलाकृति के विभिन्न निक्षेपित भू आकृतियों का सुंदर चित्रण यहाँ दिखाया गया है। ये निक्षेपित भू आकृति है, तो इसको देखिए। यहाँ देखिए हिमानी धौत मैदान एस्कर है, ये ड्रमलिन आपको दिखाया गया, ये ड्रमलिन है। ठीक है, तो इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ड्रमलिन किससे संबंधित है। ठीक, यहाँ भी ड्रमलिन है इस तरीके से, एस्कर है ये, हिमानी धौत यहाँ भी है, हिमानी धौत। ठीक है, ये हिमानी धौत मैदान है, एस्कर है ये। ठीक है, अंतिम हिमोर आप देख सकते हैं, यह हिमानी धौत मैदान और ये एस्कर, इस तरीके से आप देखिए। हिमानी धौत मैदान क्या है, इसके बारे में जानते हैं। हिमानी गिरिपथ के मैदानों में अथवा महाद्वीपीय हिमनदों से दूर हिमानी जलोढ़ निक्षेपों से, ठीक है, जिसमें बजरी, रेत, चीका मिट्टी व मृत्तिका के विस्तृत समतल जलोढ़ पंख भी शामिल है, हिमानी धौत मैदान निर्मित होते हैं। ठीक, अब हम जानेंगे, जैसे वहाँ हम देख रहे थे नदी के द्वारा जलोढ़ पंख निर्मित हो रहा था, और यहाँ क्या निर्मित हो रहा है, जलोढ़ मैदान निर्मित हो रहा था, और यहाँ उससे क्या निर्मित हो रहा है, हिमानी धौत। तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है ड्रमलिन। ड्रमलिन क्या होता है? तो ड्रमलिन जो है ना, ये हिमनद मृत्तिका के अंडाकार समतल कटकनुमा स्थल रूप है, जिसमें रेत व बजरी के ढेर होते हैं। ड्रमलिन के लंबे भाग हिमनद के प्रवाह की दिशा के समानांतर होते हैं। ये 1 किलोमीटर लंबे व 30 मीटर तक ऊंचे होते हैं। ड्रमलिन का हिमनद सम्मुख भाग स्टॉस कहलाता है, जो पृष्ठ भागों की अपेक्षा तीखा तीव्र ढाल लिए होता है। ड्रमलिन का निर्माण जो है वह हिमनद दरारों में भारी चट्टानी मलबे के भरने व उसके बर्फ के नीचे रहने से होता है। इसका अग्र भाग या स्टॉस भाग प्रवाहित हिमखंड के कारण तीव्र हो जाता है। ड्रमलिन हिमनद प्रवाह दिशा को बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है तरंग व धाराएं। ये क्या है, इसके बारे में जानते हैं।
इसके पहले हम यहाँ देखते हैं, ये नदी के जलोढ़ मैदान व हिमानी धौत मैदानों में अंतर स्पष्ट करें। क्या अंतर होता है? नदी का जो जलोढ़ मैदान के बारे में हमने देखा और हिमानी के द्वारा धौत मैदान का जो निर्माण हुआ उसमें क्या अंतर है, इसके बारे में बताइए। इसमें क्या अंतर है कि जो जलोढ़ मैदान है ना, ये नदी द्वारा निक्षेपण है। हम सबको पता है कि नदी जो अवसाद लेकर आती है फिर अपने अवसाद को जमा करती है कहीं कहीं, उससे क्या होता है, जलोढ़ मैदान वो बनाता है। और जो हिमानी धौत जो है ना, हिमानी धौत मैदान, ये क्या होता है? हिमानी धौत मैदान जो है यह होता है हिमनद और उसके पिघले जल द्वारा निक्षेपण। हिमनद होता है और उसके पिघले हुए जल है, उसके द्वारा जो निक्षेपण जमाव होता है उसको कहते हैं हिमानी धौत। ठीक है। जलोढ़ मैदान जो है महीन, गाद, दोमट मिट्टी, चिकनी दोमट मिट्टी वाले होते हैं। उपजाऊ बहुत ज़्यादा होता है, जलोढ़ मैदान बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। ठीक है। और ये समतल और विस्तृत होता है। लेकिन हिमानी की बात करें तो ये मोटे कंकर, बजरी, बोल्डर जैसे इसके जो होता है वो, और ये उपजाऊ कम होता है। ठीक है। और ये हिमनदों के निकट व पर्वतीय क्षेत्रों के नीचे बनता है, जैसे कि जलोढ़ मैदान नदी घाटियों के आसपास बनता है, उसी तरीके से ही हिमानी जो है हिमनदों के निकट व पर्वतीय क्षेत्रों के नीचे बनता है। और ये ढलानदार व असमतल होता है। जैसे जलोढ़ मैदान जो है यह समतल व विस्तृत है, लेकिन हिमानी धौत मैदान ढलानदार व असमतल है। तो इसके बारे में हमने देखा। ठीक है। अब यहाँ भी है गुलाष्मी मृत्तिका व जलोढ़ में क्या अंतर है। तो इसमें क्या है कि गुलाष्मी मृत्तिका जो है ना, यह तीव्र अपक्षय व लीचिंग से इसका निर्माण होता है और ये कम उपजाऊ होता है। ठीक है। मोटी, खुरदरी, पोरस जैसा होता है और इसका रंग जो है ना, ये इसका रंग होता है लाल भूरा, और ये अधिकतर अम्लीय एसिडिक होता है। उष्णकटिबंधीय पठारी क्षेत्र में ये पाया जाता है। और जलोढ़ जो है ना, यह जो है ये नदी के अवसाद से बनता है, सबको पता है, और ये बहुत ज़्यादा अधिक उपजाऊ होता है। और ये बारीक दोमट गादयुक्त इसका बनावट ऐसा ही है। हल्का भूरा या पीला कलर का होता है। ठीक है। यह इसका जो पीएच मान है साधारण से थोड़ा क्षारीय होता है, और यह नदी घाटियाँ व तराई में आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा। तो हमने नदी और क्या हमने देखा, हिमनद के बारे में देखा। अब हम जानेंगे तरंग व धाराएं के बारे में। ठीक है। तटीय प्रक्रियाएं सर्वाधिक क्रियाशील हैं और इसी कारण अत्यधिक विनाशकारी होती है। जो ज़्यादा क्रियाशील है इसी कारण अत्यधिक विनाशकारी भी है। क्या आप नहीं सोचते कि तटीय प्रक्रियाओं तथा उनसे निर्मित स्थल रूपों को जानना अति महत्वपूर्ण है। तट पर कुछ परिवर्तन बहुत शीघ्रता से होते हैं। एक ही स्थान पर एक मौसम में अपर्दन व दूसरे मौसम में क्या होता है, निक्षेपण होता है। ठीक है। यहाँ जो परिवर्तन होता है ना तट पर, वहाँ बहुत तीव्रता के, बहुत ही जो भी परिवर्तन है तट पर शीघ्रता से होता है। एक स्थान पर मौसम में अपर्दन है और दूसरे मौसम में निक्षेपण हो जाता है। एक मतलब कि एक में अपर्दन मतलब कटाव एंड दूसरे मौसम में निक्षेपण मतलब जमाव हो सकता है। तटों के किनारों पर अधिकतर परिवर्तन तरंगों द्वारा संपन्न होते हैं। जब तरंगों का अवनमन होता है तो जल तट पर अत्यधिक दबाव डालता है और इसके साथ ही साथ सागरीय तल पर तलछटों में भी दोलन होता है। तरंगों के स्थायी अवनमन के प्रवाह से तटों पर अभूतपूर्व प्रवाह पड़ता है। सामान्यतः तरंग जो है वह अवनमन की अपेक्षा सुनामी लहरें कम समय में अधिक परिवर्तन लाती है। ठीक है। तरंगों में परिवर्तन उनकी आवृत्ति आदि होने से उनके अवनमन से उत्पन्न प्रभाव की गहनता भी परिवर्तित हो जाती है। ठीक, इसको ध्यान में रखना है। तरंगों के कार्य के अतिरिक्त क्या है, तरंगों के कार्य के अतिरिक्त तटीय स्थल रूप कुछ अन्य आकारों पर भी निर्भर है। क्या है भाई, यह है स्थल व समुद्री तल की बनावट। नेक्स्ट, समुद्रोन्मुख उन्मग्न तट या जलमग्न तट। ठीक, समुद्री जल स्तर को स्थिर या अस्थायी मानते हुए तटीय स्थल रूपों के विकास को समझने के लिए तटों को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे ऊंचे चट्टानी तट जलमग्न तट, निम्न समतल व मंद ढाल के अवसादी तट उन्मग्न तट। ठीक है, अब हम जानेंगे ऊंचे चट्टानी तट के बारे में।
ऊंचे चट्टानी तटों के सहारे तट रेखाएं अनियमित होती हैं तथा नदियां जलमग्न प्रतीत होती हैं। तट रेखा का अत्यधिक अवनमन होने से किनारे के स्थल भाग जो है वह जलमग्न हो जाते हैं और वहाँ फ्योर्ड तट बनते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि यहाँ फ्योर्ड तट कहाँ बनते हैं। यहाँ देखिए, तट रेखा का अत्यधिक अवनमन होने से किनारों के जो स्थल भाग है ना वो जलमग्न, मतलब वहाँ पानी जमा हो जाता है और वहाँ फ्योर्ड तट बनता है। पहाड़ी भाग सीधे जल में डूबे होते हैं। सागरीय किनारों पर प्रारंभिक निक्षेपित स्थल रूप नहीं होते हैं। अपर्दित स्थल रूपों की बहुतायत होता है। स्टार्टिंग में जो सागरीय किनारे पर जो है, सागरीय किनारे पे क्या होता है, अपर्दित स्थल रूप की बहुतायत होती है। ठीक है। ऊंचे चट्टानी तटों के सहारे तरंगे अवनमित होकर धरातल पर अत्यधिक बल के साथ प्रहार करती है, जिससे पहाड़ी पार्श्व भृगु आकार क्लिफ का आकार लेते हैं। ठीक है। तरंगों के स्थायी प्रहार से भृगु शीघ्रता से पीछे हटते हैं और समुद्री भृगु क्लिफ जो है के सम्मुख तरंग घर्षित चबूतरे बन जाते हैं। तरंगे जो है वह धीरे धीरे सागरीय किनारों की अनियमितताओं को कम कर देती हैं। ठीक। समुद्री भृगु से गिरने वाला चट्टानी मलबा धीरे धीरे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और लहरों के साथ घर्षित होता हुआ किनारों से दूर निक्षेपित हो जाता है। भृगु के विकास व उसके निवर्तन के वांछनीय समय के बाद तटरेखा कुछ सम या चिकनी हो जाती है तथा कुछ अतिरिक्त मलबे के किनारों से दूर जमाव से क्या होता है, तरंग घर्षित वेदिकाओं के सामने तरंग निर्मित वेदिकाएं देखी जा सकती हैं। जैसे ही तटों के साथ अपर्दन आरंभ होता है, वेलांचली प्रवाह व तरंगे इस अपर्दित चट्टानों को सागरीय किनारों पर क्या होता है, पुलिन और रोधिकाओं के रूप में निक्षेपित करती है। तो ध्यान में रखना है, यहाँ पुलिन के रूप में निक्षेपित हो रहा है। ठीक है। वहाँ क्या डेल्टा के रूप में निक्षेपित था, जलोर बना रहे थे, जलोर मैदान बना रहे थे, हिम नदी में हिमोर बना रहे थे। यहाँ पुलिन और रोधिकाओं के रूप में निक्षेपित होते हैं। रोधिकाएं जो है जलमग्न आकृतियां हैं और जब यही रोधिकाएं जल के ऊपर दिखाई देती हैं तो इन्हें रोध या बैरियर्स कहा जाता है। ठीक है। ऐसी रोधिकाएं जिनका एक भाग खाड़ी के शीर्ष स्थल से जुड़ा हो तो इसे क्या कहेंगे, स्पिट कहा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा कि ऐसी रोधिकाएं जिनका एक भाग जो है वह खाड़ी के शीर्ष स्थल से जुड़ा हो तो उसे क्या कहेंगे, स्पिट कहा जाता है। ठीक है। जब रोधिका तथा स्पिट किसी खाड़ी के मुख पर निर्मित होकर इसके मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं तब क्या होता है, तब लैगून निर्मित होते हैं। कालांतर में लैगून स्थल से बहाए गए तलछट से भर जाता है और तटीय मैदान की रचना होती है। ठीक। नेक्स्ट है निम्न अवसादी तट। निचले अवसादी तटों के सहारे नदियां तटीय मैदान एवं डेल्टा बनाकर अपनी लंबाई बढ़ा लेती है। कहीं कहीं लैगून व ज्वारीय संकरी खाड़ी के रूप में जल भराव के अतिरिक्त तटरेखा सम या चिकनी होती है। सागरोन्मुख स्थल मंद ढाल लिए होता है। तटों के साथ समुद्री पंख, ठीक है, समुद्री पंख व दलदल पाए जाते हैं। ठीक। इन तटों पर निक्षेपित स्थलाकृतियों की बहुतायत होती है। जब मंद ढाल वाले अवसादी तटों पर तरंगे अवनमित होती हैं तो तल के अवसाद भी दोलित होते हैं। ठीक है। और इनके परिवहन से अवरोधिकाएं लैगून व स्पिट निर्मित होते हैं। लैगून कालांतर में दलदल में परिवर्तित हो जाते हैं जो बाद में तटीय मैदान बनते हैं। ठीक है। इन निक्षेपित स्थलाकृतियों का बना रहना अवसादी पदार्थों की अस्थायी एवं लगातार आपूर्ति पर निर्भर करता है। अवसादों के अतिरिक्त तूफान व सुनामी लहरें इनमें अभूतपूर्व परिवर्तन लाती है। ठीक है। बड़ी नदियां जो अधिकतर नद भार लाती हैं निचले अवसादी तटों के साथ डेल्टा बनाती हैं। ठीक। यहाँ देखिए चित्र में बॉक्स में क्या दिया हुआ है कि हमारे देश का जो पश्चिमी तट है तो पश्चिमी तट ऊंचा चट्टानी निवर्तन तट है।
पश्चिमी तट पर अपर्दित आकृतियां बहुतायत में हैं, ठीक है, अपर्दित कटाव वाले आकृतियां। भारत के पूर्वी तट निचले अवसादी तट हैं, ठीक है, इन तटों पर निक्षेपित आकृतियां पाई जाती हैं। इन दोनों तटों की उत्पत्ति व प्रवृत्ति को जानने के लिए आप भारत भौतिक पर्यावरण पुस्तक पढ़ें, वो भी हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले इसको जान लेते हैं। जैसे ये पश्चिमी तट है, ये ऊंचाई, तो नदियाँ का अधिकतर जो आप दक्षिण भारत की नदियाँ हम उसमें पढ़ेंगे, तो इसका उद्गम जो है इधर पश्चिमी घाट से होता है और ये इस तरीके से आकर बंगाल की खाड़ी में मतलब पूर्वी घाट से होते हुए आ जाती है। तो यहाँ जो है ये यहाँ पे नदियाँ क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है, तो वही आपको बताया गया है, ठीक है। इसके बारे में और भी हम विस्तार से जानेंगे जब हम ये पुस्तक पढ़ेंगे। अपर्दित स्थल रूप क्या क्या है, भृगु, वेदिकाएं, कंदराएं तथा स्टैक, ठीक है। ऐसे तट जहां अपर्दन प्रमुख प्रक्रिया है वहां प्रायः दो मुख्य आकृतियां तरंग घर्षित भृगु व वेदिकाएं पाई जाती हैं। लगभग सभी समुद्र भृगु की ढाल तीव्र होती है जो कुछ मीटर से लेकर 30 मीटर या उससे अधिक हो सकती है, ठीक है। इनकी तलहटी पर एक मंद ढाल वाला या समतल प्लेटफॉर्म होता है जो समुद्री भृगु से प्राप्त शैल मलबे से ढका होता है। अगर ये प्लेटफॉर्म तरंग की औसत ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर मिलते हैं तो इन्हें तरंग घर्षित वेदिकाएं कहते हैं। भृगु की कठोर चट्टान के विरुद्ध जब तरंगें टकराती हैं तो भृगु के आधार पर रिक्त स्थान बनाती हैं, ठीक है, और इसे गहराई तक खोखला कर देती हैं, जिससे समुद्री कंदराएं बनती हैं और इन कंदराओं की छत जो है वह ध्वस्त होने से समुद्री भृगु स्थल की ओर हटते हैं। भृगु के निवर्तन से चट्टानों के कुछ अवशेष तटों पर अलग थलग छूट जाते हैं और ऐसी अलग थलग प्रतिरोधी चट्टानें क्या होता है जो कभी भृगु के भाग थे समुद्री स्टैक कहलाते हैं, ठीक है। ये जो अलग थलग चट्टानें हैं, जैसे यहाँ देखिए भृगु की कठोर चट्टाने के विरुद्ध जब तरंगें टकराती हैं, ठीक है, तो क्या होता है भृगु के आधार पर रिक्त स्थान बनाती है, ठीक है, और इसे गहराई तक खोखला कर देती है, जिससे समुद्री कंदराएं बनती हैं और इन कंदराओं की छत ध्वस्त होने से समुद्री भृगु स्थल की ओर हटते हैं, ठीक है, और भृगु के निवर्तन से चट्टानों के कुछ अवशेष तटों पर अलग थलग छूट जाते हैं। ऐसी अलग थलग प्रतिरोधी चट्टानें जो कभी भृगु के भाग थे समुद्री स्टैक कहलाते हैं। अन्य स्थल रूपों की भांति समुद्री स्टैक भी अस्थायी आकृतियां हैं जो तरंग अपर्दन द्वारा समुद्री पहाड़ियों व भृगु की भांति धीरे धीरे तंग समुद्री मैदानों में परिवर्तित हो जाती हैं और स्थल से प्रवाहित जलोढ़ से आच्छादित रेत व शिंगिल चौड़े पुलिन में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ध्यान में रखिएगा पुलिन, जिसको हम बीच कहते हैं, समुद्र के गोवा वाले बीच पे, तो ये पुलिन है, ठीक है। अब हम जानेंगे निक्षेपित स्थल रूप के बारे में। पुलिन निक्षेपित है और टिब्बे, ठीक। तटों की प्रमुख विशेषता पुलिन की उपस्थिति है। यद्यपि उबड़ खाबड़ तटों पर भी ये टुकड़ों में पाए जाते हैं, वे अवसाद जिनसे पुलिन निर्मित होते हैं अधिकतर थल से नदियों व सरिताओं द्वारा अथवा तरंगों के अपर्दन द्वारा बहाकर लाए गए पदार्थ होते हैं, ठीक है। पुलिन अस्थायी स्थलाकृतियां हैं। कुछ रेत पुलिन जो अस्थायी प्रतीत होते हैं। देखिए सबका वही है, सबका नाम अलग है। जैसे कि हमने नदी में देखा कि वो अपने साथ सब अवसाद लेकर आ रही है और डेल्टा बना रही है, जमा करके डेल्टा बना रही है। हिमनद में देखा कि वो अपने साथ लेकर आ रही है और हिमोर बना रही है। यहाँ हम देख रहे हैं कि नदी जो है, सरिताएं हैं, अपने साथ जो तरंग है वो अपने साथ अपर्दन द्वारा बहाकर जो भी अवसाद लेकर आते हैं उसको निक्षेप करते हैं, तो पुलिन का निर्माण होता है, ठीक। किसी और मौसम में स्थूल कंकर पत्थरों की तंग पट्टी में परिवर्तित हो जाते हैं। अधिकतर पुलिन रेत के आकार के छोटे कणों से बने होते हैं। शिंगिल पुलिन में अत्यधिक छोटी गुटिकाएं तथा गोलाश्मिकाएं होती हैं। पुलिन के ठीक पीछे पुलिन तल से उठाई गई रेत क्या होता है, टिब्बे या ड्यून्स के रूप में निक्षेपित होती है। तटरेखा के समानांतर लंबाई में कटकों के रूप में बने रेत टिब्बे निम्न तलछटी तटों पर अक्सर देखे जा सकते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे रोध तथा स्पीट के बारे में। समुद्र अपतट पर तट के समानांतर पाई जाने वाली रेत और शिंगिल की कटक अपतट रोधिका कहलाती है।
ऐसे अपतटीय रोधिका जो रेत के अधिक निक्षेपण से ऊपर दिखाई पड़ती है उसे रोध रोधिका कहते हैं। अपतटीय रोध व रोधिकाएं प्रायः या तो खाड़ी के प्रवेश पर या नदियों के मुहानों के सम्मुख बनती हैं। ठीक है, कई बार इन रोधिकाओं का एक सिरा खाड़ी से जुड़ जाता है तो इसे क्या कहते हैं, तो इन्हें स्पिट कहते हैं। शीर्ष स्थल से एक सिरा जुड़ने पर भी स्पिट विकसित होती है। रोधिकाएं, रोध व स्पिट धीरे धीरे खाड़ी के मुख पर बढ़ते रहते हैं, जिससे खाड़ी का समुद्र में खुलने वाला द्वार तंग हो जाता है तथा कालांतर में खाड़ी एक लैगून में परिवर्तित हो जाती है। लैगून भी धीरे धीरे स्थल से लाए गए तलछटों से या पुलिन से वायु द्वारा लाए गए तलछट से लैगून के स्थान पर एक चौड़े व विस्तृत तटीय मैदान में विकसित हो जाते हैं। ठीक, यहाँ देखिए इस चित्र में आपको दिखाया गया है उपग्रहीय चित्र, गोदावरी नदी डेल्टा का स्पिट आपको यहाँ दिखाया गया है। यहाँ देखिए बॉक्स में क्या दिया है, क्या आप जानते हैं कि समुद्र के अपतट पर बनी रोधिकाएं तूफान और सुनामी लहरों के आक्रमण के समय सबसे पहले बचाव करती हैं, क्योंकि ये रोधिकाएं इनकी प्रबलता को कम कर देती हैं और इसके बाद रोध, पुलिन स्तूप तथा मैंग्रोव हैं जो इनकी प्रबलता को झेलते हैं। अतः अगर हम तटों के किनारों पर पाए जाने वाले मैंग्रोव व तलछट से छेड़छाड़ करते हैं तो ये तटीय स्थलाकृतियां अपर्दित हो जाएंगी तथा मानव व मानवीय बस्तियों को तूफान व सुनामी लहरों के सीधे व प्रथम प्रहार झेलने होंगे। ठीक, अब हम जानेंगे पवन के बारे में। हमने देख लिया नदी, हिमनद, तरंग। ठीक है, अब हम जानेंगे पवन के बारे में। उष्ण मरुस्थलों के दो प्रभावशाली अनाच्छादनकर्ता कारकों में पवन जो है एक महत्वपूर्ण अपर्दन का कारक है। मरुस्थलीय धरातल शीघ्र गर्म और शीघ्र ठंडे हो जाते हैं। ठीक है, मरुस्थल धरातल जो है बहुत जल्दी गर्म और बहुत जल्दी ठंडे होते हैं। उष्ण धरातलों के ठीक ऊपर वायु जो है वो गर्म हो जाती है, जिससे हल्की गर्म हवा प्रक्षुब्धता के साथ ऊर्ध्वाधर गति करती है। इसके मार्ग में कोई रुकावट आने पर भंवर, वातावृत बनते हैं तथा अनुवात एवं उत्तवात प्रवाह उत्पन्न होता है। पवनें जो है वह मरुस्थलीय धरातल के साथ साथ भी तीव्र गति से चलती हैं और उनके मार्ग में रुकावटें पवनों में विक्षोभ उत्पन्न करते हैं। ठीक है, निस्संदेह तूफानी पवन अधिक विनाशकारी होता है। पवन अपवाहन, घर्षण आदि द्वारा अपर्दन करती हैं। अपवाहन में पवन धरातल से चट्टानों के छोटे कण व धूल उठाती हैं। ठीक है, वायु की परिवहन की प्रक्रिया में रेत व बजरी आदि औजारों की तरह धरातलीय चट्टानों पर चोट पहुंचाकर घर्षण करती हैं। ठीक है, जब वायु में उपस्थित रेत के कण चट्टानों के तल से टकराते हैं तो इसका प्रभाव पवन के संवेग पर निर्भर करता है और यह प्रक्रिया क्या होता है, बालू घर्षण जैसी है। ठीक है, सैंड ब्लास्टिंग जैसी है। मरुस्थलों में पवनें कई रोचक अपर्दनात्मक व निक्षेपणात्मक स्थल रूप बनाते हैं। मरुस्थल में कई अपर्दनात्मक मतलब कटाव, निक्षेपणात्मक मतलब जमाव वाला स्थल रूप बनाती है। वास्तव में मरुस्थलों में अधिकतर स्थलाकृतियों का निर्माण वृहत क्षरण और प्रवाहित जल की चादर बार से होता है। यद्यपि मरुस्थलों में वर्षा बहुत कम होती है, लेकिन यह अल्प समय में मूसलाधार वर्षा के रूप में होती है। मरुस्थलीय चट्टानें जो है वह अत्यधिक वनस्पति विहीन होने के कारण तथा दैनिक तापांतर के कारण यांत्रिक व रासायनिक अपक्षय से अधिक प्रभावित होती है। ठीक है, अतः इनका शीघ्र अपक्षय होता है और वेग प्रवाह इस अपक्षय जनित मलबे को आसानी से बहा ले जाते हैं। अर्थात मरुस्थलों में अपक्षय जनित मलबा जो है वह केवल पवन द्वारा ही नहीं वरन वर्षा व वृष्टि धोवन से भी प्रवाहित होता है। ऐसा नहीं कि वहाँ जो है मरुस्थल में जो अपक्षय जनित जो मलबा है वो केवल पवन के द्वारा ही नहीं बल्कि वर्षा और वृष्टि धोवन से भी होता है। ठीक है, पवन केवल महीन मलबे का ही अपवाहन कर सकती है, जो छोटे छोटे बहुत ही महीन मलबा है उसी का अपवाहन करती है, और बृहत अपर्दन मुख्यतः बड़ा बड़ा वो बार या वृष्टि धोवन से ही संपन्न होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना है।
मरुस्थलों में नदियां जो है वह चौड़ी, अनियमित तथा वर्षा के बाद अल्प समय तक ही प्रवाहित होती है। ठीक, अब हम जानेंगे अपरदनात्मक स्थल रूप के बारे में। पेडिमेंट और पद स्थली क्या होता है ये, वहाँ अब हमने क्या देखा था, हमने देखा था पेनिप्लेन, यहाँ है पेडिमेंट और पद स्थली। ठीक है, मरुस्थलों में या पेडिप्लेन इसको कहेंगे, या पेडिमेंट। मरुस्थलों में भूदृश्य का विकास मुख्यतः पेडिमेंट का निर्माण व उसका ही विकसित रूप है। पर्वतों के पाद पर मलबे रहित अथवा मलबे सहित मंद ढाल वाले चट्टानी तल जो है वो पेडिमेंट कहलाते हैं। पेडिमेंट का निर्माण पर्वतीय अग्रभाग के अपर्दन, मुख्यतः सरिता के क्षैतिज अपर्दन व चादर बार दोनों के संयुक्त अपर्दन से होता है। ठीक, अपर्दन भूसंहति के तीव्र ढाल वाले कोर के साथ साथ प्रारंभ होता है या विवर्तनिकी द्वारा नियंत्रित कटावों के तीव्र ढाल वाले पार्श्वों पर अपर्दन प्रारंभ होता है। जब एक बार एक तीव्र मंद ढाल के साथ पेडिमेंट का निर्माण हो जाता है जिसके पीछे एक भृगु या मुक्त पार्श्व होता है, तो कटाव के कारण मंद ढाल तथा मुक्त पार्श्व पीछे हटने लगता है। ठीक है, अपर्दन की इस पद्धति को क्या कहेंगे, पृष्ठ क्षरण या बैकवास्टिंग, ठीक है, के द्वारा की गई ढाल की समानांतर निवर्तन पीछे हटना क्रिया कहते हैं। अतः समानांतर ढाल निवर्तन द्वारा पर्वतों के अग्रभाग को अपर्दित करते हुए पेडिमेंट आगे बढ़ते हैं तथा पर्वत घिसते हुए पीछे हटते हैं और धीरे धीरे पर्वतों का अपर्दन हो जाता है और केवल इंसेलबर्ग निर्मित होते हैं जो कि पर्वतों के अवशिष्ट रूप हैं। ठीक है, और इस प्रकार मरुस्थलीय प्रदेशों में एक उच्च धरातल आकृति विहीन मैदान में परिवर्तित हो जाता है जिसे पेडिप्लेन या पदस्थली कहते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे पलाया के बारे में। क्या होता है ये पलाया? मरुभूमियों में मैदान प्रमुख स्थल रूप है। पर्वतों व पहाड़ियों से घिरे बेसिनों में अपवाह मुख्यतः बेसिनों के मध्य में होता है तथा बेसिन के किनारों से लगातार लाए हुए अवसाद जो है जमाव के कारण बेसिन के मध्य में लगभग समतल मैदान की रचना हो जाती है। पर्याप्त जल उपलब्ध होने पर यह मैदान उथले जल क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है और इस प्रकार की उथली जल झीलें ही क्या कहलाता है? पलाया कहलाता है। तो ध्यान में रखना है कि जो उथले जल झील है उसी को क्या कहते हैं? पलाया कहते हैं। पलाया में वाष्पीकरण के कारण जल अल्प समय के लिए ही रहता है। ठीक है, इसमें पलाया में जो है वाष्पीकरण होकर जल खत्म हो जाता है, तो वाष्पीकरण के कारण यहाँ जल अल्प समय के लिए ही रहता है और अक्सर पलाया में लवणों के समृद्ध निक्षेप पाए जाते हैं। लवण वहाँ ज़्यादा जमाव मिलता है। ऐसे पलाया मैदान जो लवणों से भरे हो कल्लर भूमि या क्षारीय क्षेत्र कहलाते हैं। तो ध्यान रखिएगा एक कल्लर भूमि क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है अपवाहन गर्त। ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। अपवाहन गर्त या गुहा पवनों के एक ही दिशा में स्थायी प्रवाह से चट्टानों के अपक्षय जनित पदार्थ या असंगठित मिट्टी का अपवाहन होता है और इस प्रक्रिया में उथले गर्त बनते हैं जिन्हें अपवाहन गर्त कहते हैं। अपवाहन प्रक्रिया से चट्टानी धरातल पर छोटे गड्ढे या गुहिकाएं भी बनती हैं। ठीक है, तीव्र वेग पवन के साथ उड़ने वाले धूल कण अपघर्षण से चट्टानी तल पर पहले उथले गर्त जिन्हें वात गर्त कहते हैं बनाते हैं और इनमें से कुछ वात गर्त गहरे और विस्तृत हो जाते हैं जिन्हें क्या कहेंगे? गुहा या केव्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है छत्रक, मशरूम, टेबल तथा पीठी का शेल। क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। मरुस्थलों में अधिकतर चट्टानें पवन अपवाहन व अपघर्षण द्वारा शीघ्रता से कट जाती हैं। ठीक है, और कुछ प्रतिरोधी चट्टानों के घिसे हुए अवशेष जिनके आधार पतले व ऊपरी भाग विस्तृत और गोल टोपी के आकार के होते हैं, छत्रक के आकार में पाए जाते हैं। कभी कभी प्रतिरोधी चट्टानों का ऊपरी हिस्सा मेज की भांति विस्तृत होता है और अधिकतर ऐसे अवशेष पीठिका की भांति खड़े रहते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे निक्षेपित स्थल रूप के बारे में। क्या होता है ये, इसके बारे में जानते हैं। पवन एक छटाई करने वाला कारक भी है, अर्थात पवन द्वारा बारीक रेत का परिवहन अधिक ऊंचाई व अधिक दूरी तक होता है। ठीक,
पवनों के वेग के अनुरूप मोटे आकार के कण धरातल के साथ घर्षण करते हुए चले आते हैं और अपने टकराने से अन्य कणों को ढीला कर देते हैं, जिसे साल्टेशन कहते हैं। ठीक है। हवा में लटकते महीन कण अपेक्षाकृत अधिक दूरी तक उड़ा कर ले जाए जा सकते हैं। चूंकि पवनों द्वारा कणों का परिवहन उनके आकार व भार के अनुरूप होता है, अतः पवनों की परिवहन प्रक्रिया में ही पदार्थों छटाई का काम हो जाता है। ठीक है। जब पवन की गति घट जाती है या लगभग रुक जाती है तो कणों के आकार के आधार पर क्या होता है, निक्षेपण प्रक्रिया आरंभ होती है। ठीक है। अतः पवन की निक्षेपित स्थल रूपों में कणों की महीनता भी देखी जा सकती है। रेत की आपूर्ति व स्थायी पवन दिशा के आधार पर शुष्क प्रदेशों में पवन निक्षेपित स्थल रूप विकसित होते हैं। अब हम जानेंगे बालू टिब्बे के बारे में। क्या होता है ये बालू टिब्बा, इसके बारे में जानेंगे। ठीक। उष्ण शुष्क मरुस्थल बालू टिब्बों के निर्माण के उपयुक्त स्थान है। इनके निर्माण के लिए अवरोध का होना भी अत्यंत आवश्यक है। बालू टिब्बे विभिन्न प्रकार के होते हैं। ठीक। 9 चंद्राकार टिब्बे जिनकी भुजाएं पवनों की दिशा में निकली होते हैं बरखान कहलाते हैं। ठीक है, इसको बरखान कहते हैं। जहाँ रेतीले धरातल पर आंशिक रूप से वनस्पति भी पाई जाती हैं, वहाँ परवलयिक बालू का टिब्बों का निर्माण होता है। अर्थात अगर पवनों की दिशा स्थायी रहे तो परवलयिक बालू टिब्बे बरखान से भिन्न आकृति वाले होते हैं। सिर्फ जो है सिर्फ बरखान की ही भांति होते हैं। यहाँ देखिए इस चित्र में आपको दिखाया गया है बालू टिब्बों के विभिन्न रूप दिखाया गया है। तीर द्वारा वायु दिशा का चित्रण। यहाँ देखिए ये बरखान है, इस तरीके से जो दिखा ये बरखान है। ये सिप है ऐसे इस तरीके से। ये अनुप्रस्थ आप देख सकते हैं, अनुप्रस्थ। ये पैराबोलिक है। ठीक है। और ये अनुदैर्घ्य है, ये अनुदैर्घ्य है, ये अनुप्रस्थ है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। सिप जो है बरखान की ही भांति होते हैं, आप देख सकते हैं। सिर्फ बालू टिब्बों में केवल एक ही भुजा होती है। ऐसा पवनों की दिशा में बदलाव के कारण होता है। सिर्फ की यह भुजा ऊंची व अधिक ऊंचाई में विकसित हो सकती है। जब रेत की आपूर्ति कम तथा पवनों की दिशा स्थायी रहे तो क्या होता है, अनुदैर्घ्य टिब्बे बनते। तो ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब रेत की आपूर्ति कम, ठीक है, तथा पवनों की दिशा अस्थायी रहे तब अनुदैर्घ्य टिब्बे बनते हैं। और यह अत्यधिक लंबाई व कम ऊंचाई के लंबायमान कटक प्रतीत होते हैं। अनुप्रस्थ टिब्बे प्रचलित पवनों की दिशा के समकोण पर बनते हैं। ये देखिए प्रचलित जो पवन है उसके दिशा के समकोण पर बनते हैं। और इन टिब्बों के निर्माण में पवनों की दिशा निश्चित और रेत का स्रोत पवनों की दिशा के समकोण पर हो तब क्या बनता है, तब बनता है अनुप्रस्थ। ठीक है, अनुप्रस्थ टिब्बे। ठीक। इन टिब्बों के निर्माण में पवनों की दिशा निश्चित और रेत का स्रोत पवनों की दिशा के समकोण पर हो। ये अधिक लंबे व कम ऊंचाई वाले होते हैं। जब रेत की आपूर्ति अधिक हो तो अधिकतर नियमित बालू टिब्बे एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। ठीक। और उनकी वास्तविक आकृति व अनोखी विशेषताएं नहीं रहती। मरुस्थलों में अधिकतर टिब्बों का स्थानांतरण होता रहता है और इनमें से कुछ विशेषकर मानव बस्तियों के निकट स्थित हो जाते हैं। ठीक। तो ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है और ये क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिए। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने का बेनिफिट क्या है कि अभी हमने जो पढ़ा ना वो अच्छे से आप रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पता है कि प्रीलिम्स में तो क्या होता है, एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न ऑप्शन दिए रहेंगे जैसे ये, तो ये इससे उस क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसका प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर होगा। लेकिन जब प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद मेंस में अपीयर होते हैं तो वहाँ आपको आंसर राइटिंग करना होता है, सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होता है। तो इसके लिए बच्चे बोलते कैसे स्टार्ट, आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट करें, क्या लिखें, समझ नहीं आ रहा है। तो अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इसका आंसर राइटिंग स्टार्ट कीजिए, लिखना स्टार्ट कीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि कैसे लिखें, ठीक है, क्या लिखें। और साथ ही साथ आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और जो अभी हमने पढ़ा उस भी रिवाइज होगा। ठीक। और अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।